सलाम दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत होंगे। आज जो हमारा वीकली सेशन है, जैसा कि आपको पता है हम हर वीक करते हैं। पिछली दफ़ा हमने जो है वो प्लेटोनिक कॉस्मोलॉजी के ऊपर किया था सेशन, और आज जो हमारा मौजू है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और मुश्किल भी है, और बहुत ज़्यादा थिक टॉपिक है, और वो है हेगेलियन का। हेगेलियन लॉजिक, या आप कह लें कि हेगेलियन जो बिगिनिंग है उसके पूरे सिस्टम की, उसको हम आज देखेंगे। जाहिर सी बात है, आज हम इतना वो डिटेल में तो नहीं जाएंगे या इतना वो तफसीली, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो हमारा डेवलप हो जाए, और उम्मीद है कि इसके ऊपर अगर हमने फिर सेशन किया तो उसको मज़ीद थोड़ा डीप करेंगे। और आज जो बुनियादी तौर पे मेरा जो मामला है वो ये होगा कि हम हेगल के मेथड को थोड़ा देखें कि वो उसका मेथड क्या है। कोई कहता है कि थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, तो कोई मैंने मुख्तलिफ जो जितनी मैंने हेगेलियन लॉजिक पढ़ी है और उसके अंदर से जितने मुझे फार्मूलाज नज़र आए कि वो यूज़ करता है अपनी उसकी जो टर्म्स हैं, तो वो मैंने लिखी हैं, वो उसको भी देखेंगे। तो एज अ होल भी उसका सिस्टम देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन लॉजिक जो है वो हमारा आज 3 पॉइंट होगा कि उस पर हम बहस करेंगे। तो पैनल में हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। तो फिर हम बुनियादी तरीन बात से स्टार्ट करते हैं कि हेगल था कौन, और उसकी जो बुनियादी तरीन किताबें कौन कौन सी हैं, ताकि जो बिल्कुल ही नए सुनने वाले उनको भी थोड़ा पता लग जाए। तो हसनैन हमारे साथ हैं। तो आप बताएं कि हेगल मतलब कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो मतलब कि, और उसकी जो बुक्स हैं वो, और उसकी जो इम्पोर्टेंट बुक कौन सी है जी। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला आपके तारुफ का। सो बेसिकली हेगल 19वीं सदी के जर्मन फिलोसफर थे, और जो फिलोसफी के स्कूल ऑफ थॉट में रियलिज्म और आइडियलिज्म के दो स्कूल ऑफ थॉट चलते हैं। उसमें से आइडियलिज्म के बेसिकली जो टॉप 2 पिलर्स हैं उसमें से एक प्लाटो आते हैं ग्रीक फिलोसफी में, और दूसरे जर्मन फिलोसफी के अंदर इन 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 दी 18 एंड 19 सेंचुरी वो हीगल आते हैं। इनका अगर हम लाइफ स्पैन देखें तो 1770 से लेके 1831 की इनकी लाइफ स्पैन है। जहाँ तक हम बात करें इनके मेजर बुक्स की, तो उसमें से एक द फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड है, या फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट उसे कह रहे हैं। माइंड और स्पिरिट क्योंकि उस दौर में साइमल्टेनियसली वर्ड्स जो है ना वो बोले जाते थे। अच्छा, ये बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी पे बेस करती थी उनकी बुक, उस जिसमें उन्होंने बेसिकली ज़्यादा इस चीज़ पे बात की कि किस तरह से हमारा जो माइंड है, हमारी जो स्पिरिट है, वो सेंस परसेप्शन से एब्सोल्यूट नॉलेज की तरफ इवॉल्व होती है। एपिस्टेमोलॉजिकल एवोल्यूशन उसका होता है। उसके बाद उनकी एक और फेमस बुक द साइंस ऑफ लॉजिक है, और इसी तरह से उनकी दूसरी बुक्स भी हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बहुत कम जानता हूँ, जैसे इंसाइक्लोपीडिया फिलोसॉफिकल साइंसेस, जो हालांकि ये बुक जो है वो बहुत उनकी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टू बहुत सादा है, और इन किताबों के बाद लिखी गई थी ये। उसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट एंड अदर कुछ और बुक्स हैं एक दो। बहरहाल जो फेमस की बुक्स हैं वो द फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड और दूसरी द साइंस ऑफ लॉजिक। जी अब्दुल्ला। बहुत बेहतरीन। चलें फिर हम अपनी इंक्वायरी शुरू करते हैं। और आपने बता दिया कि वो कब पैदा हुआ, कब मैंने कहा। दूसरा उसकी जो अहम किताबें हैं, उसकी जो है वो फिनोमिनोलॉजी है, जैसा आपने कहा। इसके अलावा द साइंस ऑफ लॉजिक। बिल्कुल साइंस ऑफ लॉजिक है, और अच्छा, साइंस ऑफ लॉजिक भी जो है वो उसने दो लिखी थी। 2 या 3 उनकी हाँ जिल्दें थी एग्जैक्टली। एक्चुअली फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड पहले लिखी गई थी, और इसके अंदर उन्होंने इंटरप्रिटेशन उनकी किया ब्रेक डाउन कर करके। द साइंस ऑफ लॉजिक में उन्होंने जो अपने पहले बड़े मुश्किल अल्फाज में फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड में कंसेप्ट बताए थे, उनके ब्रेक डाउन और एनालिसिस उन्होंने 3 जिल्दों के अंदर द साइंस ऑफ लॉजिक में किया था लेटर। जी अच्छा, इसको हम थोड़ा मैं देख भी लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी जो बुनियादी जो बातें हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो जो फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड उसकी थी बुक, तो वो उसकी पहली किताब थी। और दरअसल ये जो उसकी बुक है ये एपिस्टेमोलॉजी से मुतल्लिक है, यानी जो उसका नजरिया इल्म था हेगल का, ऑफ कि एक कोर्स जो ऑफ कोर्स। माइंड है वो किस तरीके से मरलावार होते हुए कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, और उसके बाद रीजन, स्पिरिट, और वो फ्लूट माइंड तक पहुंचता है।
अच्छा, अब उसने जो फिनोमेनोलॉजी के अंदर अपना जो पूरा सिस्टम डेवलप किया, उसमें भी हमें उसके कानून नजर आते हैं, सारी बातें। लेकिन उसकी जो अंडरलाइंग जो उसके कॉन्सेप्ट थे या मेथड था, वो उसने साइंस ऑफ लॉजिक में बयान किया। और साइंस ऑफ लॉजिक भी उसने दो लिखी। एक साइंस ऑफ लॉजिक जो है, जिसको हम कहते हैं ग्रेटर लॉजिक, ठीक है, और एक हम कहते हैं शॉर्टर लॉजिक, जो कि इंसाइक्लोपीडिया का हिस्सा था। ठीक है, अगर हम अ, इस पर कोशिश करें ना कि थोड़ी वर्किंग भी कर लें, तो उसकी एक है ग्रेटर लॉजिक। ठीक है, ये उसने लिखी थी अपनी फिनोमेनोलॉजी के बाद कि उसके अंदर जो उसका मेथड था, क्योंकि फिनोमेनोलॉजी के अंदर वो ऑब्जेक्ट को भी ले आता है। सब बुनियादी तौर पे जो फिनोमेनोलॉजी के अंदर बहस है, वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के दरमियान जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है नॉलेज को ग्रेस करने के वाले थे, वो उसमें बयान किया गया। अब उसकी जो अंडरलाइंग जो मेथड था उसका, उसमें उसने लॉजिक में बयान किया। और उसने ये किताब 3 जिल्दों में शाया की थी, 1812, 13 और 16 में। और अगर मैं इसके आपको अ, हिस्से बताऊं मजीद की, इसकी जो अ, इसके मतलब के जो हिस्से हैं हम्म, ग्रेटर लॉजिक के, वो ये हैं। ठीक है, यानी बीइंग, एसेंस और नोशन, ये इसकी 3 किताबें ग्रेटर लॉजिक की। इसी की पैरेलल इसने जो है ठीक है। फिर अपनी इंसाइक्लोपीडिया डेवलप की 1825 के अंदर। अब मैं भूल रहा हूँ टाइम, वो उसने दरअसल अपने स्टूडेंट्स के लिए लिखी थी। उसके अंदर उसका पूरा सिस्टम हमारे पास आ जाता है। और उसके अंदर उसका जो पहली किताब है वो लॉजिक पे है, दूसरी किताब जो है उसकी वो एसेंस पे है, और जो नहीं, पहली किताब लॉजिक है, दूसरी नेचर, और तीसरी जो है वो स्पिरिट पे है। ठीक है, तो जो ग्रेटर लॉजिक के भी विद इन जो है वो 3 हिस्से हैं, जिसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है कि बीइंग है, एसेंस है और नोशन है। और उसके अलावा फिर बीइंग के अलग 3 हिस्से वो करता है, कि जो ये मैंने लिखे हुए हैं। एसेंस के जो हिस्से हैं वो ये हैं, और उसके अलावा जो नोशन है, और जिसको हम कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, तो वो जो है उसके हिस्से ये हैं। और उसका जो फुल सिस्टम मैं आपको कह रहा था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। सो बेसिकली बीइंग, एसेंस और नोशन जो है, ये 3 जिल्दें थी जो हीगल ने लिखी हैं द साइंस ऑफ लॉजिक जी के। जी, ग्रेटर लॉजिक पे। और जो उसका पूरा सिस्टम है, जो उसने encyclopedia में बयान किया, वो ये है पूरा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसका लॉजिक है। अच्छा, इसने शॉर्टर लॉजिक लॉजिक लिखी थी। उनके जो ग्रेटर लॉजिक है वो तकरीबन भी 800 सफ़ों पर है। और वो बहुत मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट है बिल्कुल, लॉजिक की जो कैटेगरीज है। तो उसने फिर उसको अपने स्टूडेंट्स के लिए आसान करने के लिए फिर 200-250 सफ़ों पर वो जो उसकी जितनी भी रिडक्शन थी, उसको उसने कंपाइल किया और वो बना दी थी। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा उसका है, वो नेचर है। ठीक है, और ये इसका अब इसको हम तफसीली देखेंगे, पूरा सिस्टम है उसका। ठीक है, लॉजिक है, फिर नेचर है। ठीक है, लॉजिक जब अपने आप से जो बेगाना होती है, उसका जो एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है, कि लॉजिक जो है वो बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। वो लॉजिक की जितनी भी कैटेगरीज है, उनका मादे के ऊपर आप उसको अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो वो दरअसल बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं। फिर वो नेचर की तरफ आते हैं, यानी जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ आइडिया है। ठीक है, ये आइडिया इसकी जेल में आ गया। ठीक है, ये आइडिया का एज अ होल सिस्टम है। तो लॉजिक जो ठीक। है वो आइडिया है। अब उसकी जो ऑपोजिट है वो नेचर है, जो कि फिर आप समझ लें कि नेचर जो है वो मादी खसूसियात रखती है। जब पत्थर हैं, घास है, घर है, पौधे हैं, तो वो नेचर है। और उसके बाद जो लॉजिक और नेचर की, यानी जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो उनकी नोशंस हैं, यानी एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट को जब हम मुंतबिक करते हैं मादी दुनिया पे, तो उनकी जो वहदत है वो स्पिरिट है। ठीक है, और अब्दुल्ला स्पिरिट। भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। बेसिकली जो हमारे यहाँ लॉजिक और नेचर के मानी दिया जाता है, अभी फिलहाल जो आप जिस तरह भी से टर्म्स यूज कर रहे हैं, इन दोनों में ज़रा डिफरेंस है। जो मैं आपके इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू समझ रहा हूँ, वो ये है कि लॉजिक इज अ सब्जेक्ट, नेचर इज एन ऑब्जेक्ट, और जो स्पिरिट है वो उन दोनों के दरमियान की कोई चीज मुझे लग रही है। ये जरा इलेबरेट करें। चलिए, इसको अभी फिलहाल आसान रखते हैं। मैं बात समझ गया कि उसका जो कुल्ली सिस्टम है वो लॉजिक, नेचर और स्पिरिट है। ठीक है, उसने ठीक है। ग्रेटर लॉजिक लिखी, और उसी ग्रेटर लॉजिक को जब उसने कंपाइल किया अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको शॉर्टर हम्म, लॉजिक कहते हैं। और उसी इंसाइक्लोपीडिया के अंदर फिर उसने 2 मजीद किताबें भी लिखी, जिसको मैंने कहा कि नेचर और स्पिरिट। ठीक है। दूसरी चीज जो आपने शॉर्टर लॉजिक और ग्रेटर लॉजिक के जो दो टर्म्स यूज की हैं, सो इनमें क्वालिटेटिव वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। दैट्स जस्ट कि उन्होंने ग्रेटर लॉजिक में डिटेल में डिस्क्राइब किया है, और उसी का एक जो है वो समराइज वर्जन उन्होंने शॉर्टर लॉजिक में दे दिया है।
बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी जो ठीक है। मैंने लॉजिक की अभी बात की, तो लॉजिक के अंदर जो है वो यही, जो बेशक जो शॉर्टेड लॉजिक हो या ग्रेटेड लॉजिक हो, दोनों में यही हिस्से हैं। यानी देखिए, ये बीइंग, ठीक एसेंस और नोशन, ये ठीक जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बीइंग, एसेंस और ठीक है। नोशन, सो ठीक बेसिकली है। बस डिस्क्रिप्शन का ये फर्क है। 3 किताबें ठीक। लॉजिक की, यानी लॉजिक जो है वो पहला हिस्सा है उसके, यानी ट्राइड है ना, पूरे सिस्टम के उसके 3 पार्ट्स हैं। अब जो लॉजिक है उसके अंदर विद इन इटसेल्फ 3 किताबें हैं, बीइंग, एसेंस और नोशन, ठीक है। और उसी तरीके से नेचर के अंदर मजीद 3 किताबें और स्पिरिट के अंदर मजीद 3 किताबें। अच्छा, लॉजिक के अंदर जो 3 किताबें हैं, उनमें जो बीइंग है उसके अंदर विद इन जो है वो 3 उसके कैटेगरीज हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी और मेजर। और नोशन के अंदर उसकी, ये मैंने लिखी हुई है, ये थोड़ा नीचे हो गया रहती है, एसेंस, अपीयरेंस और एक्चुअलिटी। और जो उसकी आपकी जो नोशन है, अब नोशन क्या है, वो उन ऊपर वाली दोनों की वहादत है, ठीक है, बीइंग और एसेंस की। क्योंकि बीइंग और एसेंस को जब उसने अलग अलग शाया करवाया तो इसका नाम उसने ऑब्जेक्टिव लॉजिक रखा। और नोशन को उसने अपनी एक अलग थर्ड वॉल्यूम में शाया करवाया था 1816 में, उसका नाम उसने रखा सब्जेक्टिव लॉजिक। तो जो सब्जेक्टिव लॉजिक है, जिसको हमने नोशन का और इसकी कोई आप कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, वो जो है ऊपर दोनों की जो है वो वहादत है, ठीक है। ऊपर जो ये दोनों किताबें हैं, उनकी वहादत है। अच्छा, ये इतना समझ आ गई होगी शायद। और उसकी आ, उस और मजीद इसके अलावा जो उसका जो पूरा सिस्टम एज अ होल है, स्पिरिट जो है उसकी, ये वाली जो स्पिरिट है, वो ऊपर वाले 2 की इबादत है, ठीक है। ठीक है। और वैसे उसी, नोशन के लिए जो जी नोशन के लिए आपने वर्ड यूज किया है सब्जेक्टिव लॉजिक का, उसके लिए बेसिकली अगर वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव लॉजिक एज अ होल नहीं होना चाहिए था, बिकॉज दैट इज द वो दोनों का मजमुआ है जो प्रीवियस 2 वर्ड्स थे। जी बिल्कुल, हाँ, नोशन को आप कॉन्सेप्ट कह इस सकते हैं सेंस ना, में। वो उसकी उसमें पूरी मेथोडोलॉजी है कि वो जब दोनों की इबादत होती है कि उसके अंदर फिर एक इंसान आ जाता है और वो चीज़ों को देखता है। तो सो नोशन यानी बेसिकली वो कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आइडिया का कॉन्सेप्ट। उस नोशन के लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लॉजिक की टर्म ज्यादा सूटेबल नहीं है एज कम्पेयर टू कि सिर्फ हम उसे सब्जेक्टिव लॉजिक पे। नहीं, हाँ बिल्कुल, आप बात सही कह रहे हैं, उसने इसका नाम सब्जेक्टिव रखा, लेकिन क्या नाम, मैं ये चाह रहा हूँ कि उसके पीछे उसकी पूरी वर्किंग है, उसको हम अभी देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट जो ऑलराइट। वो मुराद ले रहा है वो दरअसल आइडिया का कॉन्सेप्ट है, कि जो थोड़ा कंक्रीट हो गया यानी, ठीक है। अब इसको हम ऑलराइट। थोड़ा मजीद देखेंगे लिख के कि ये थोड़ी वो पेचीदा चीजें हैं, और कोशिश करेंगे कि हम इसका मेथड बयान करें, वो मेथड ही बहुत मुश्किल है। तो आप अगर उसका पूरा सिस्टम देखना चाहें तो उर्दू की एक किताब है, उससे ये मैंने सिस्टम लिया है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये सही दिख रहा है, ये देखें। अच्छा, ये देखें, वो हाँ, अब जिसने ये ये ठीक है। किताब लिखी, अ- उसने ये थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का ट्राइड पहलू ऊपर बनाया, जो कि बिल्कुल गलत है। हेगल का इससे लेना देना कोई नहीं है कि थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। हेगल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज को यूज करता है, और ये उसमें हकीकत मुतलका है। और अच्छा, ये जो उसकी ये दरअसल जो पूरा उसका सिस्टम है वो आइडिया का सिस्टम है, वो सिस्टम ऑफ आइडिया है, ठीक है। अब उस आइडिया के अंदर मजीद जो है वो 3 चीजें हैं, ये जो उसने बयान की हुई है, ठीक है। उसके अंदर ये दावे वगैरह को छोड़ दें, ये मनता की उसकी, ठीक है, ये नेचर है और ये स्पिरिट है। विद इन जो ये है उसके अंदर नीचे बीइंग है, एसेंस है, नोशन है। इसके नीचे जो है वो जो आपकी जो नेचर, उसने कहा नेचर के अंदर मजीद ये 3 किताबें हैं, ठीक है। और ये जो आपकी स्पिरिट है, इसके अंदर, स्पिरिट के अंदर मजीद एक सब्जेक्टिव माइंड है, ऑब्जेक्टिव माइंड है और ये एब्सोल्यूट माइंड है। और उनके अंदर फिर मजीद 3 हिस्से, यानी ट्राइडिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत आगे तक चला जाता है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं सीधा जो मेथड है, कि जिसको मैं कह रहा था कि जो उसका मेथड है पूरा, उस इसकी तरफ हम जाते हैं कि तो वो क्या है। अच्छा, आज जो हम अपनी इंक्वायरी शुरू करेंगे मेथड के हवाले से, वो इन ये जो है, यानी बीइंग, नॉन बीइंग, बिकमिंग, यानी जो पहली किताब है, ये जो क्वांटिटी, क्वालिटी, मेजर, ये उसकी बीइंग की किताब के जो लॉजिक की पहली किताब है, उसके मकुलात हैं। और उसके अंदर जो पहला हिस्सा क्वांटिटी है, उसके ये 3 मकुलात हैं, तो इसको आज हम देखेंगे। और दरअसल जो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस है, इसके हवाले से जो हमारे नंबर उसकी क्या राय है, कि वो इसके हवाले से क्या नोशन रखते हैं, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के हवाले से। जी एक्चुअली बहुत जनरल कंसेप्ट है, और मेरा ख्याल है कि एज फार एज आई रेड इन इन बर्ट्रैंड रसल्स बुक, एक्चुअली ये
जो वर्ड्स हैं थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ये एक्चुअल में हीगेलियन बुक्स में नहीं थे। ये बाद में मतलब कि उसे बिल्कुल आसान बनाने के लिए ये वर्ड्स जो है वो जो इंटरप्रेटर्स हैं वो लिखते हैं कि एक दावा होता है, फिर उसका एक एंटीथीसिस होता है, और फिर उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक आखिर में सिंथेसिस बनता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगा जो मैंने रसल के ही आर्टिकल में पढ़ी थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो ग्रीक्स के दौर में डायलैक्टिकल डिबेट्स हो रही होती थी और फिर हीगल ने उसमें क्या इजाफा किया। सो वहाँ पे जो मैंने अंडरस्टैंड की चीज़ वो ये थी कि ग्रीक्स के दौर में जो डायलैक्टिक्स थी उससे सिर्फ एक डिबेट का हिस्सा समझा जाता था कि एक शख्स जो है वो अपना एक थीसिस रखता है और उसका फिर ऑपोजिट जो है वो उसका एंटीथीसिस देता है, और फिर इस तरह से चीज़ जो है वो आखिर में कंक्लूड होती है किसी दरमियानी जगह पे आके। लेकिन हीगल ने कहा कि ये सिर्फ डिबेट्स की हद तक नहीं है, ये सिर्फ आइडियाज़ की हद तक नहीं है, बल्कि हमारे एक्चुअल एग्जिस्टेंस के अंदर जो है वो डायलैक्टिक्स जो है ना वर्क कर रही होती है, कि हर चीज़ की ऑपोजिट भी है और वो दोनों जो है वो एक कंटिन्यूसली आपस में तजाद डायलैक्टिकल प्रोसेस के थ्रू जो है वो इम्प्रूव होते रहते हैं साइक्लिक वे में, साइक्लिक एवोल्यूशन की वे में। सो बेसिकली हीगल ने वो एक तरह से डायलैक्टिक्स को जो पूरी यूनिवर्स की हर चीज में कह दिया, रादर देन कि दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डिबेट्स। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो आपका अफलातून की भी जो डायलेक्ट्रिकल प्रोसेस था उस पे भी हैगल तनकीद करता है। अब हम देखेंगे कि हम्म। हैगल के नजदीक जो पूरी यूनिवर्स है वो आइडिया है, ठीक है, वो रैशनल है पूरी, हम्म। ठीक है। अच्छा, हम पहले इसको ये देखते हैं कि हैगल अपने जो डायलेक्ट्रिकल प्रोसेस है उस प्रोसेस तक पहुंचा कैसे। श्योर क्योंकि श्योर। जो इम्पोर्टेंट यानी जो फिलोसफर्स हैं जैसे प्लेटो है, ठीक है, प्लेटो भी ऑब्जेक्टिव आइडियलिस्ट है और हैगल भी ऑब्जेक्टिव आइडियलिस्ट है, और दोनों में जो है वो आप कह लें कि जमीन आसमान का फर्क तो है ही, लेकिन दोनों आपको मिले हुए भी बहुत लगते हैं यानी, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा एक जैसी बातें को देखने को मिलती हैं। कि प्लेटो ने जैसे कहा, अब हम थोड़ी मैं राइटिंग थोड़ा सा करेंगे। इसमें बस ऐड कर दूं कि जी। जहां तक हीगल के निस्बत मैंने प्लाटो को ज्यादा पढ़ा है, तो हम्म। प्लाटो के नजदीक जो ये आइडियलिज्म का कंसेप्ट है उसमें आइडियाज जो हैं वो परमानेंट है, हम्म। और जो मैटर है जो उन आइडियाज के मुताबिक ढलता है वो मतलब कि अनस्टेबल है और वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। सो हम्म। ये बेसिकली जो डायलैक्टिक्स है वो बेसिकली मैटर के अंदर वर्क करती है, लेकिन जो आइडियाज है वो अपनी जगह पे परमानेंट एज इट इज रहते हैं। अब बिल्कुल हीगल यार। उसमें क्या बात करता है, अब इसको तो आप बताएंगे। बिल्कुल है, बात है, हैगल दोनों की कहते हैं कि दोनों ही चेंज होते हैं। अभी हम उसको देखते हैं कि जो आपकी फॉर्म्स हैं वो भी चेंज हो रही होती हैं, और जो मैटर है वो दोनों ठीक। डायलेक्ट्रिकल प्रोसेस में होते हैं, ठीक है। कि जो दरअसल जो फॉर्म है और कंटेंट की बहस है कि जो दरअसल फॉर्म्स हैं वो फॉर्म्स है कंटेंट की, और जो कंटेंट है वो कंटेंट है फॉर्म्स का। यानी जो कंटेंट है वो फॉर्म में तब्दील हो जाती है, फॉर्म कंटेंट में, एक का जब ऐसा आता है। जो प्लेटो है, प्लेटो के नजदीक जो एक पूरी ये यूनिवर्स है, तो ये यूनिवर्स एज अ होल है, जिसको वो डेमियट्स भी कहता है। डेमियट्स क्या कहता है कि वो अपने जहन में एक मॉडल क्रिएट करता है जिसको वो कहता है कि ये फॉर्म है। अब डेमियट अपनी तरफ जब देखता है और उन फॉर्म्स की तरफ देखता है तो वो अपनी तरीके से इनको कायनात की तख्लीक करना चाहता है, तो वो उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो बाहर कर देते हैं, ठीक है, वो बाहर कर देते हैं उसकी रिफ्लेक्शन। अब ठीक है। जो आपका हैगल है वो क्या कहता है, हैगल कहता है कि ये एक पूरी एक रैशनल एक आइडिया है। वो अपनी तरफ जब देखती है तो अपनी तरफ ही वो रिफ्लेक्ट करती है, यानी उसकी जो रिफ्लेक्शन है हेगेलियन डायलेक्टिक्स की वो इन इटसेल्फ है, यानी अपने अंदर, ठीक है, जो उसका ठीक वजूद है। है पूरे यूनिवर्स का उसके अपने अंदर, ठीक है। तो ये है कि जो इमिनेंट रिफ्लेक्शन है हमें प्लेटो के ये अंदर ये इसके अंदर बेसिकली देखने को मिलती है। जी। इसको हम थिंग इन इटसेल्फ कह सकते हैं, नहीं नहीं, थिंग इन इटसेल्फ या ये नहीं डिफरेंट वो। कंसेप्ट हो जाएगा। वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हम उसकी कांट की तरफ भी आएंगे कि जो प्लेटो कैन, जो मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा था वो ये है कि जो प्लेटो एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन की तरफ जाता है और जो प्लेटो है आपका वो इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ जाता है, ठीक है। क्यों ऐसी बात हुई जिसके ऊपर भी हम बहुत बड़ी बहस कर सकते हैं कि जो द वन है, हैगल ने इसके ऊपर बहुत तफसीली बात की कि द वन को जो है वो प्लेटो ने डिडक्ट कैसे किया। डिडक्शंस का शायद पता होगा कि फिलोसफी के अंदर जो कैटेगरीज होती हैं वो डिडक्ट की जाती हैं एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी। हम जब बीइंग नॉन बीइंग को देखेंगे तो डिडक्शन का प्रोसेस देखेंगे। तो जो वन है इन इटसेल्फ वो कैसे आ गया, ठीक है, यानी वन जो है बिल्कुल एक लोडेड कैटेगरी है कि इससे आप अगर पीछे जाए प्रायर जाए तो कोई भी हमें कैटेगरी नजर नहीं आती। यानी जैसे कॉज है, मैं एक और लिखता हूँ कॉज,
ठीक है। अब कॉज किस चीज से जो है वो डिडक्ट हुआ है, यानी अगर मैं कहता हूँ कि कोल्ड सॉलिडिफाइज वाटर, ठीक है, तो अब जो कोल्डनेस है उससे जो सॉलिडिफाई सॉलिड का जो प्रोसेस है वो कैसे डिडक्ट हुआ, नहीं हो सकता, यानी कॉज से जो है वो इफेक्ट डिडक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे ह्यूम ने कहा था कि मुझे अपने मारूफ के अंदर जो मैं चीजें देखता हूँ आसपास, उसमें मुझे एक नेसेसरी जो रिलेशन है वो तो नजर आता है, ठीक है, लेकिन कहता है कि वो मैंने अपनी आदत बना ली है कि वो कॉज एंड इफेक्ट उसमें ढालूं। फिर कांट ने क्या कहा, कांट ने कहा कि वो पूरी कैटेगरी मेरे दिमाग के अंदर कॉज एंड इफेक्ट की, कि मैं चीजों को उस तरीके से देखता हूँ। ठीक है, यानी जो फॉर्म्स प्लेटो कहता था कि ट्रांसेंडेंटल हैं, कांट उन फॉर्म्स को हमारे जहन के अंदर ले आया। ठीक है, अब इस मनहज पे आके जो है कि ये बिल्कुल लोडेड, कोर्स भी एक लोडेड है, और कांट ने इसको डिडक्ट करने की जहमत नहीं की, उसने कहा कि ये मेरे दिमाग के अंदर पहले से मौजूद है। ठीक है, लेकिन वो एक सब्जेक्ट के अंदर मौजूद है, वो ट्रांसेंडेंटल नहीं है जैसे प्लेटो ने कहा था। तो यहाँ पर आके हेगल वही रिलेशन कायम करता है कि जैसे अरिस्टोटल ने प्लेटो के साथ किया, कि अरिस्टोटल ने कहा कि जिन फॉर्म्स को तुम ऊपर आसमान में देख रहे हो वो दरअसल इन सेल्फ मैटर के अंदर है। हेगल क्या कहता है, हेगल कांट को कहता है कि अगर तुमने ह्यूम का जवाब देना था उसके स्केप्टिसिज्म का, ठीक है, कि वो जैसे ह्यूम ने कह दिया कि मुझे मारूफ के अंदर तो कोई मैटर के अंदर नहीं कॉज एंड इफेक्ट नजर आता, कांट ने कह दिया कि वो मेरे दिमाग के अंदर है, हेगल कहता है कि ये तुमने गलत बात कर दी, क्योंकि तुम ह्यूम का जो स्केप्टिसिज्म है उसको खत्म करते करते तुम खुद एक स्केप्टिक बन गए। ठीक है, कि उसमें वो थिंग इटसेल्फ का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कांट का, कि वो कहता है कि सिर्फ मेरे जहनी, यानी ये नहीं है, कांट कहता है कि मारूफ के अंदर मुझे नहीं पता क्या है, कि मैं जब एक सेब देखता हूँ तो सेब मुझे नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने सब्जेक्ट को स्टडी करना है कि मैं इसको कैसे देखता हूँ। मैंने ये नहीं कहना कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है, मैंने कहना है कि मैं किस तरीके से ऑब्जेक्टिव रियलिटी को परसीव करता हूँ। यानी मैं का जो लफ्ज आ गया ना कि मैं, ठीक है, वो एक सब्जेक्ट की तरफ मामला आ गया। तो वो जो फॉर्म जो पहले ट्रांसेंडेंटल थी प्लेटो की, उसमें जदीद फलसफे में वो एक इंसान के जहन में कांट ने उसको दिखाया। ठीक है, अब यहाँ से क्या बात करता है, अरिस्टोटल वाली बात हेगल ने की, कि हेगल कहता है कि अ, अपनी तरफ देखने की बजाय अपनी तरफ भी देखो और अपने से बाहर मारूज में भी देखो, कि दरअसल जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो दरअसल रैशनल है, इन इट सेल्फ उसके अंदर रैशनैलिटी मौजूद है, कि वो सेल्फ सफिशिएंटली प्योर थॉट के जरिए डिडक्शंस कर सकती है। ठीक है, यानी कॉज को, जैसे मैंने कहा ना, कॉज अपने आप से वो अफेक्ट जो है वो डिडक्ट नहीं कर सकती। जो आप समझ लें कि एक यानी जो प्योर थॉट है, यानी आपको जो, अगर आप कांटियन सिस्टम पर हैं तो उसके अंदर फैकल्टी ऑफ एस्थेटिक्स है, ठीक है, फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और फैकल्टी ऑफ रीजनिंग है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एस्थेटिक, जिसको वो कहता है कि ये एक्सपीरियंस के साथ है। इसके अलावा आप कह लें कि फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, ये पूरा कांटियन सिस्टम है। ठीक है, एक्सपीरियंस में स्पेस एंड टाइम आ जाता है, वो हमने पिछला सेशन इस पे किया। वैसे जो अंडरस्टैंडिंग है ये वो 12 कैटेगरीज है, और उनमें से एक कैटेगरी कॉज की कैटेगरी है, कि जो हमारे जहन में मौजूद है, कि मैं उसको मुंतबक करता हूँ जो हमारी खारजी दुनिया और वो जजमेंट्स के जरिए मैं मुंतबक करता हूँ, पूरा उसका प्रोसेस है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो इन कैटेगरीज का जो मारूफ है ना, कि कैटेगरीज किस चीज के ऊपर अप्लाई होंगी, वो ये लेकर आएंगी एक्सपीरियंस, यानी स्पेस एंड टाइम का जो एक्सपीरियंस है हमारा, कांट जो कहता है, यानी जो यूनिवर्सल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग की कैटेगरीज है, वो ये जो हमें मटेरियल देंगी उसके ऊपर ये कैटेगरीज अप्लाई होंगी। ठीक है, कि मैंने एक सेब देखा, तो दरअसल जो मैंने सेब देखा, वो सेब आ, वो सेब तो मेरे पास एक मौजूद है, लेकिन उसकी जो मैं परसेप्शन करूंगा वो 12 कैटेगरीज के जरिए करूंगा, यानी उसके लिए कंटेंट का होना जरूरी है। यानी जो 12 कैटेगरीज है वो फॉर्म्स है मेरे जहन में, लेकिन उन फॉर्म्स को मुंतबक करने के लिए किसी सेब का होना जरूरी है, कि तभी मुझे पता लगेगा कि मेरी जो फॉर्मल कैटेगरी के अंदर एक सर्कल की कैटेगरी मौजूद है, तो जो मुझे ये नॉलेज दे रही है कि ये सेब सर्कल है। ठीक है, तो यानी जो पहले तो आएगा मैटर। ठीक है, मैटर वो एक खास किस्म की कोई शेप आ गई, अब वो 12 कैटेगरीज इसके ऊपर अप्लाई होंगी। अब जो इन इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो रीजन के पास चली जाएंगी। रीजन का काम ये है कि वो इंडिपेंडेंटली आइडियाज को क्रिएट करें, ठीक है, बगैर किसी मैटर के। अब मेरी बात समझ आ रही है कि जो ऑफ एक्सपीरियंस की कोर्स जो जो फैकल्टी है, जी,
जो जी 12 कैटेगरीज हैं वो भी अभी हमारे सब्जेक्टिव माइंड के अंदर है। अभी भी कांट उन्हें जो है ना वो एक्सटर्नली मैटर के अंदर नहीं वो बताता। वो कहता है दे आर जस्ट फॉर कंप्रीहेंडिंग द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड। जी जी बिल्कुल। एक्सपीरियंस और फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों से फिर रीजन की तरफ जो है वो तीसरे फैकल्टी पे आती है इंफॉर्मेशन। जी इन दोनों से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ना वो अब रीजनिंग की तरफ चला गया। और रीजनिंग क्या है कि कांट कहता है कि ये कॉन्ट्रडिक्शंस को डेवलप करती है, यानी वो थीसिस एंटी थीसिस जो है वो बनाता है एंटीनोमीज, जो उसकी 3 के 4 एंटीनोमीज है कांट की। कि वो कहता है कि मुझे एक तरफ ये भी लगता है कि कायनात तख्लीक हुई है, और वो एक तरफ ये भी कहता है कि उसका एंटीथीस मुझे लग रहा है कि कायनात जो है वो हमेशा से है। ठीक है, यानी वो रीजन जो है वो मतलब कि जैसे गॉड का कॉन्सेप्ट वो लेकर आता है, या उसके जो 3 आइडियाज हैं गॉड का, उसके अलावा फ्री विल का, और एक और उसका जो आइडिया है। तो वो दरअसल रीजन का काम ये है कि रीजन कॉज एंड इफेक्ट की तरह दें। कॉज कॉज से आप डिडक्ट नहीं कर सकते इफेक्ट को। मेरी ये बात मेरे ख्याल से समझ ही होंगे कि जब मैं कहता हूँ कि जो ठंडापन है वो पानी को ठोस कर देता है, तो जो ठोसपन है वो डिडक्ट नहीं हो सकता कोल्डनेस से। ठीक है, वो ह्यूम वाली बात आ गई। लेकिन कांट उसका जवाब नहीं दे सका, तो कांट ने जहन के अंदर कहा कि पहले से चंद फॉर्म है। ठीक है, अब वो फॉर्म्स जब ये इन दोनों की इबादत हुई मेरी एक्सपीरियंस और फॉर्म्स की, तो वो जब रीजनिंग की तरफ गई, तो रीजनिंग का काम ये है कि वो बगैर किसी मैटर के जो उसमें अंडरस्टैंडिंग की 12 कैटेगरीज हैं, जो रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया रीजनिंग को, अब वो उसके ऊपर वर्क करेगी बगैर मैटर के, यानी प्योर थॉट के जरिए। तो वो जो डिडक्शन उसको हम कहते हैं कि वो रीजनिंग की डिडक्शन हैं कि बगैर किसी मैटर के वो रीजनिंग की डिडक्शन होंगी। और उन डिडक्शन को अभी हम देखेंगे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि उसकी जो हैगल की जो पास्ट है वो क्या है, यानी जिसके जरिए वो अपने डायलेक्टिकल मेथड की तरफ आया। सो बेसिकली कांट जिस तरह से उसको ओपोज करता है, जवाब देता है एक्चुअल में ह्यूम को, उसके जो एटॉमिक एटॉमिक डिटर्मिनिज्म का, तो उसको फिर आगे से हेगल कहता है कि आपने उस पर जो ओपोज किया दैट इज नॉट राइट। आपने सब जो काज एंड इफेक्ट है उसे सब्जेक्टिव मान लिया, हालांकि काज एंड इफेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट कर रहा है आउटसाइड मैटर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और तो हम ये दरअसल अच्छा हैगल हैगल दरअसल जो है वो ये बात कहना चाहते हैं कि जो मेरे से बाहर जो कायनात मौजूद है दरअसल वो भी रैशनल है। ठीक है, यानी उसके अंदर भी जो है सर वो सेल्फ सफिशिएंट है, यानी वो खुद क्रिएट हो सकती है, यानी ठीक है। यानी जो सही। रीजनिंग है जो जी ये अकरमा अब्दुल्ला भाई कुछ मैं पूछना पूछना चाहते चाह रहा था कि मतलब कांट के लिए ये हो गई बात कि उसके लिए रियलिटी सब्जेक्टिव है बस, कांट के नजर में। जी सब्जेक्टिव है, लेकिन वो उसको फिर ऑब्जेक्टिव उस पर भी मुतबक करते हैं। उसका वो पूरा प्रोसेस है, यानी वो कहता है कि पहले जजमेंट पास होती है और उसके बाद फिर वो जजमेंट जो है वो दरअसल सब्जेक्टिव है, लेकिन वो फिर सॉरी जजमेंट जो है वो दरअसल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, लेकिन जो उसकी कैटेगरी है वो सब्जेक्टिव है। ठीक है, यानी ये कांट उसको इस तरीके से वो मैनेज करता है। यानी देखिए ना, अगर एक बॉल में फेंकता हूँ जोर से, तो मुझे पता है कि हर बंदे को पता है कि वो कॉज है, तो उसका इफेक्ट भी आएगा मेरी तरफ। ठीक है, यानी ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव मीनिंग भी है। लेकिन कांट हमसे एक बात ये कहना चाह रहे हैं ह्यूम के जवाब में, कि दरअसल वो जो कॉज एंड इफेक्ट की कैटेगरी है कि जिसके जरिए मैं वो नोशन हासिल करूंगा, उस कॉन्सेप्ट हासिल करूंगा कि वो बॉल वापस मेरी तरफ आएगी, दरअसल वो मेरे जहन के अंदर मौजूद है। और उस वो जो कॉज एंड इफेक्ट की कैटेगरी मेरे जहन के अंदर मौजूद है फॉर्मल सूरत में, ठीक है, वो नेसेसिटी है, यानी वो लाजमी तौर पर उसके अंदर लजूम है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, सही ठीक है। सही हम्म, सही। ठीक है। और हैगल क्या बात करता है, हैगल बात करता है कि ये नहीं कि बिल्कुल वो मेरे जहन के अंदर मौजूद है। वो कहता है कि खारिज में जो ऑर्गेनिक होल, वो कहता है कि जो अ, मैं जरा नीचे जाऊं, तो ये जो पूरा एक एज अ होल है, ठीक है, ये दरअसल खुद जो है वो रैशनल है। ठीक है, यहाँ पे वो हैगल पैंथेइज्म की तरफ जा रहा है कि ये जो पूरी चीज है वो रैशनल है। क्या दरअसल मैं खुद ये तो समझ रैशनल रहा हूँ। हूँ एज अ सब्जेक्ट, लेकिन मेरे से बाहर जो ट्री में देख रहा हूँ, दरअसल वो भी उस रैशनल प्रोसेस का हिस्सा है कि जिस रैशनल प्रोसेस ने मुझे डेवलप किया, उसी रैशनल प्रोसेस ने इस ट्री को भी डेवलप किया। तो तो कांट हाफ जो है, हाँ हाफ जी। रियलिटी जो है वो मेरे अंदर है, हाफ रियलिटी बाहर मौजूद है। अब हैगल क्या बात करते हैं कि हाफ रियलिटी जो बाहर मौजूद है,
और हाफ रियलिटी में वो तो कहता है कि ये मतलब कि वो डायलेक्टिकल प्रोसेस है कि आधी रियलिटी जो मैं खुद हूँ मैं मुतबक करूंगा अपनी रियलिटी को खारिज पे। ठीक है, यानी एक इंसान है जब ट्री को देखता है तो वो ट्री खुद तो रैशनल प्रोसेस के जरिए डेवलप हुआ है, लेकिन और वो सेल्फ सफिशिएंट है अपने अंदर। यानी बीज जो है, इंसान तो उसको बीज को नहीं ना कहता, बीज इन इट सेल्फ वो कहता है कि जब वो 35 में कॉन्सेप्ट लाता है कि वो खुद सेल्फ सफिशिएंट है कि निगेशन के जरिए, हम निगेशन को भी देखेंगे, निगेशन क्या है कि खुद ब खुद जो है वो सेल्फ जनरेटिंग है बीज, खुद ब खुद वो हो गया। ठीक है, तो लेकिन जब मैं बीज को देखता हूँ तो मैं उसके साथ वो हाइब्रिड प्रोसेस उसके साथ करता हूँ, तो मैंने रियलिटी को तब्दील कर दिया कि अगर मैंने देखे ना, आज से 1000 साल पहले लकड़ी तो मौजूद थी। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जितने मोबाइल, रेत भी मौजूद था कि जो स्क्रीन बनने के अंदर जो रेत का इस्तेमाल होता है वो तो मौजूद था, हम उससे घर बनाते थे, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करते थे बादशाह। लेकिन वो आधी रियलिटी तो सेल्फ सफिशिएंटली मौजूद है, लेकिन जब मैं उसको मुंतबक करता हूँ अपने हालात के ऊपर और अपने कंटेंट के ऊपर, तो आज उस 1000 साल बाद मैंने उसको स्क्रीन के अंदर जब इस्तेमाल किया तो मेरे पास मोबाइल स्क्रीन आ गई, मेरे पास एलईडी आ गई। ठीक है, तो शायद ये बात मेरी आप समझ नहीं होंगे। समझ, यानी कि हेगल के मुताबिक आधी रियलिटी एक्सटर्नल वर्ल्ड में मौजूद है, आधी रियलिटी मेरे जो है वो माइंड में मौजूद है, और इनसे जो है वो बिल्कुल, रियलिटी बनती है। जी बिल्कुल ऐसा ही। और ये मैंने ना चंद एक फार्मूलाज लिखे हैं कि जो हेगल इस्तेमाल करता है, ये तमाम के तमाम वो फार्मूलाज हैं कि जो हेगल इस्तेमाल करता है। और इसके अंदर एक ये देखें, इमीडिएसी, निगेशन और सेल्फ मीडिएशन, यानी देखें ना, बुनियादी तरीन फिनोमेनोलॉजी के अंदर वो अपनी बात बयान करता है कि बुनियादी तरीन, मैं सब जितने भी लोग उसे सवाल देता हूँ कि बिल्कुल फंडामेंटल हमारा एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। बिल्कुल, यानी मैं अभी बैठा हुआ हूँ तो मैं अपनी बिल्कुल रीजनिंग नहीं कर रहा बिल्कुल भी, यानी लेकिन बुनियादी तरीन जो तजुर्बा मुझे क्या हासिल हो सकता है। बैठे रहने यानी से मेरे सामने एक टेबल पड़ा हुआ है, तो टेबल का बुनियादी तरीन एक्सपीरियंस क्या होगा मेरे लिए, यानी मैं उस टेबल का जो परसेप्शन है वो कैसे हासिल करूंगा। छू सेंसेस के जरिए। बिल्कुल, अच्छा हाँ, सेंसेस के जरिए होगा, यानी इंपेरिकल। अच्छा, वो इंपेरिकल जो सेंसेस के जरिए कहूंगा उसके अंदर भी बुनियादी तरीन कॉन्सेप्ट क्या होगा। जो सेंसेस के जरिए हो जाएगा उसके बाद। वो होगा प्रेजेंट, यानी मैं प्रेजेंट में हूँ ना अभी। जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल। प्रेजेंट अब वक्त कॉन्सेप्ट वक्त होगा। आ जाएगा उसमें। अच्छा ठीक है। यानी अभी मैं इस वक्त टाइम का इस वक्त है, मैं अभी इस वक्त इसको परसीव कर रहा हूँ। बिल्कुल लेकिन सही है। हेगल इसके लिए खास वर्ड इस्तेमाल करता है, वो कहता है हियर फिनोमेनोलॉजी के अंदर, एंड नाउ। अच्छा, यहाँ और अभी। यहाँ और अभी, ये बुनियादी तरीन हमारा नोशन है कि सही। अगर मैं अभी यानी जिस जगह में बैठा हुआ हूँ ना, तो मैं अभी यहाँ पे हूँ। ठीक है, और इसी वक्त हूँ, और टेबल को देख रहा हूँ, तो ये अभी इस वक्त है और यहाँ पर है। ठीक है, यानी जो नाउ है, ठीक है, हेयर, सॉरी, हाँ ठीक है, ये उसका बुनियादी तीन कॉन्सेप्ट है जो वो फिनोमेनोलॉजी के अंदर बयान करता है। ठीक है, और हेयर जो है वो दरअसल उसकी जो स्पेस है उसके साथ रिलेट करता है कि यहाँ, और नाउ जो है कि ये वो हमारी जो टाइम है उसके साथ रिलेट करता है। ये बुनियादी तीन कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हेगल की बात करता है कि जब हमें ये नोशन होता है हेयर एंड नाउ का, जब एक सब्जेक्ट, जो एक इंसान है वो खारजी दुनिया में देखता है, तो वो जो उसका नोशन होता है वो इमीडिएट होता है, यानी वो इमीडिएट है, इमीडिएसी का कॉन्सेप्ट है उसमें। ठीक है, फौरन उसी वक्त यानी होता है। यानी यानी जो मेरे पास अभी रियलिटी आ रही है बस वो मुझे मिल रही है। ठीक है, यानी इमीडिएट के, मैं अगर लकड़ी को देखता हूँ तो वो बिल्कुल इमीडिएट कॉन्सेप्ट है जो कि ट्री का मेरे पास आ रहा है। और हेगल कहते हैं उसकी निगेशन होती है उस प्रोसेस की, यानी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो थिंकिंग ऑफ थिंकिंग की थोड़ी उसकी मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इसको हम जरा भी आगे जाके देखेंगे, ये बहस तो मैंने अभी शुरू कर दी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें ना अभी निगेशन का मामला देख लेना चाहिए कि हाँ, निगेशन। मैं यही आपसे पूछने वाला था कि मतलब अच्छा, ये आप इस पर आ रहे हैं खुद, सही है। ठीक है, क्योंकि निगेशन नफी की। जात, नफी जात, और वो जो नफी वाला है वो वजूद की नफी है, वो मुझे पूछना था असल में आपसे। जी बिल्कुल, अभी हम उसको देखते हैं कि निगेशन का प्रोसेस क्या है, कि देखें इसको हम पहले देखते हैं कि जो हैगल का पूरा सिस्टम है उसमें पहले हम इसको देखते हैं कि इससे इसकी मुराद क्या हो सकती है निगेशन की। ये देखें, ये इसका हैगल का पूरा सिस्टम है। ठीक है, लॉजिक, अच्छा लॉजिक अब्दुल को भाई, हम कह हेगल की सकते हैं जो कि ये लॉजिक है वो मतलब जो हम अब जो लॉजिक पढ़ते हैं वो, कि लॉजिक और मैथमेटिक्स और लॉजिक बिल्कुल जो है वो एक ही हैं,
हेगल जी की लॉजिक जो है बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है, उसकी सिंबॉलिक लैंग्वेज सिंबॉलिक नहीं है। यदि देखें सिंबॉलिक है, लोगों ने कोशिश की है कि उसको सिंबॉलिक भी है। मैं एक दो लोगों के नाम बता दूं, उन्होंने सिंबॉलिकली भी उसको देखा है। लॉजिक से उसकी मुराद वही है जो आप बात कर रहे हैं ना, वही है कि लॉजिक से मुराद वो कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो लॉजिकली डेवलप होते हैं। ठीक है, यानी हमने जब कांट की बात की ना कि जो 12 कैटेगरीज उसकी हैं, वो उसने जहन में ऐसे ही डाल दी। ठीक है, हैगल क्या कहता है कि इन 12 कैटेगरीज को लॉजिकली डिडक्ट करते हैं। मेरी बात समझ आई? जी जी मैं समझ गया। तो ये जब डिडक्शन शुरू करता है तो वो कैटेगरीज मोर देन 60 कैटेगरीज बन जाती है। ठीक है ना, यानी सही। ऊपर ये जो मैंने आपसे बात की ना, ऊपर ये जो उसका पूरा मैंने सिस्टम आपको दिखाया जी 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 जी। विद इन लॉजिक, ठीक है, ये मैंने दिखाया, ये दरअसल उसकी सारी कैटेगरीज है। यानी बीइंग उसकी जो किताब है उसकी फर्स्ट कैटेगरी है। ठीक है, लेकिन उसके ये फर्स्ट कैटेगरी जो डिफाइन होगी वो उसकी अपने अंदर उसकी मजीद 3 है, क्वांटिटी क्वालिटी, ये तमाम कैटेगरी है। ठीक है, तो यानी वो एक दूसरे के अंदर से कॉज एंड इफेक्ट जो है उसमें आता है, तो कॉज एंड इफेक्ट जो है वो पहुंचते पहुंचते 10-20 कैटेगरीज वो डिडक्ट कर चुका होता है कि वो जैसे एक दरिया बह रहा होता है कि वो कहता है कि हर चीज चेंजिंग है। ठीक है, और दरअसल ये जो पूरी उसकी साइंस ऑफ लॉजिक है, इसको आप कह सकते हैं कि लॉजिकल क्रिएशन है यूनिवर्स की। ठीक है, यानी जो पूरी साइंस ऑफ लॉजिक है, मैं वो भी उस तरफ आ ही रहा था, हम उसको जरा देखते हैं कि जो दरअसल जो बीइंग है आपकी लॉजिक है, सॉरी, वो इज इक्वल टू है बीइंग के। ठीक है, और ये जो बीइंग है वो है इमीडिएट। जब मैंने कहा कि इमीडिएट एक्सपीरियंस होता है, नेचर जो है वो नॉन बीइंग है कुल्ली तौर पे, और जो नॉन बीइंग है वो मेडिएटेड है, या इसको आप कह सकते हैं कि ये निगेशन है। और जो स्पिरिट है वो इन दोनों की वहादत है और वो बिकमिंग का अमल है, या आप इसको डिटरमिनेट भी कह सकते हैं। और दरअसल ये क्या है, ये है अ, आप कह लें कि ये इमीडिएट ऑफ इमीडिएट है, या आप कह लें कि इमीडिएट यूनिवर्सल है ये, सॉरी, इसको आप कह लें कि, हाँ चलिए इसको कह लें इमीडिएट यूनिवर्सल है, या आप इसको कह लें कि ये कॉन्क्रीट यूनिवर्सल है, कॉन्क्रीट यूनिवर्सल। ठीक है, अब होता क्या है, देखें जो बीइंग है लॉजिक, वो लॉजिकल क्रिएशन है इस पूरी कायनात की। ठीक है, लेकिन आप उसको गैस नहीं कर सकते अपनी हिस्सेयात के साथ। ठीक है, अब जब वो लॉजिक अपने से उलट जाएगी, यानी वो बिगानगी का शिकार होगी, तो दरअसल वो फिर नेचर में तब्दील होगी कि जिसको हम इस याद में ला सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको नई एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद हैगल होता तो वो कहता कि तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन मैं समझाने की खातिर कि जो लॉजिक है वो लॉजिकल क्रिएशन है कायनात की, कि वो फंडामेंटल रियलिटी है। ठीक है, कि मेरे पास अभी उसके लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स ऑन लॉजिक, और उसकी जो बिल्कुल आखिरी पेज है, ठीक है, उसकी 233 पेज है जो लेक्चर्स हैगल ने दिए थे अपने शॉर्टेड लॉजिक में, क्योंकि देखें अभी तीसरी किताब भी लॉजिक की हमारे पास आ गई, और ये 2010 में इसकी ट्रांसलेशन हुई थी, इससे पहले की ट्रांसलेशन इंग्लिश में मौजूद नहीं थी। तो इसके पेज नंबर जो है वो 233 जो आखिरी पेज है उसकी जो नीचे जो इसका ऑथर है जिसने इसको ट्रांसलेट किया है, उसके नीचे वो एक लिखता है फुट नोट, वो मैं फुट नोट पढ़ के दिखाता हूँ कि द लॉजिक इज एन एक्सपोजिशन ऑफ द इटर्नल एसेंस ऑफ गॉड प्रायर टू क्रिएशन। ठीक है, ये समझ आ गई बात, कि द लॉजिक इज एन एक्सपोजिशन ऑफ द इटर्नल एसेंस ऑफ गॉड प्रायर टू क्रिएशन। यानी लॉजिक वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कि जिसके जरिए ना सिर्फ देखे ना नेचर की तो क्रिएशन हुई इसके जरिए, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है नेचर के। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जब एक सब्जेक्ट उस नेचर को देखेगा, यानी मैं एक सब्जेक्ट हूँ क्योंकि मैं भी लॉजिकल क्रिएशन हूँ, मेरे बाहर जो मौजूद मेरा मारूफ है वो भी लॉजिकल क्रिएशन है। तो जब मैं एक लॉजिकल क्रिएटर लॉजिकल क्रिएशन को देखूंगा, ठीक है, ठीक है, तो दरअसल में वही कॉन्सेप्ट उसके ऊपर लागू करूंगा। ठीक है, तो यानी लॉजिक जो है उसका उलट, यानी लॉजिक जब अपने आप से बेगाना होती है तो वो दरअसल नेचर क्रिएट कर देती है, और यही जो प्रोसेस है पूरा, ये निगेशन का प्रोसेस है। ठीक है, इसको मैं लॉजिक इज मोर लाइक कॉन्शियस और नेचर जो है वो अनकॉन्शियस है, उसका ऑपोजिट है। बिल्कुल, हाँ, और जो उन दोनों की इबादत है वो स्पिरिट है। अच्छा, इसको मैं देखता हूँ कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन स्टार्ट की। ठीक है, हैगल इसको कहता है कि ये बीइंग है, लेकिन देखिए स्ट्रेट लाइन तो कोई भी नोशन भी नहीं हासिल कर सकती है बिल्कुल, यानी बीइंग जो है बुनियादी थीम हैगल कहता है कि बीइंग
से वो अपनी इंक्वायरी शुरू करते हैं, ठीक है। और बीइंग की वो तारीफ करते हैं कि वो इक्वल टू है इज के, यानी ये सिर्फ है, यानी किसी भी चीज के हवाले से, यानी जब मैं कोई एप्पल लेता हूँ तो एप्पल की बुनियादी तारीफ यही हो सकती है कि वो है, कि वो इज है, बगैर उसकी जितनी भी आप समझ लें कि क्वालिटीज है उससे हटके वो बस है। अब कहते हैं कि जो बीइंग है दरअसल ये इज इक्वल टू है नॉन बीइंग के। क्यों नॉन बीइंग की इक्वल है? वो कहता है कि बीइंग जो इज है उसके पास कोई कंटेंट नहीं है, यानी मैंने कहा ना कि बीइंग सिर्फ है, तो बीइंग इन कहता है कि बीइंग जो है वो इनडिटर्मिनेट है, इमीडिएट है, और उसके साथ सिर्फ एक ही प्रेडिकेट लग सकता है, वो है इसका, यानी बीइंग जो है वो इमीडिएट है और प्रेडिकेट है, यानी फॉर ये हकीकत है इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट, ठीक है। और कहता है कि जो बीइंग को मैंने इसका, इसके पास ना कोई कंटेंट है ना कुछ है, बिल्कुल इमीडिएट है, तो कहता है कि इज इक्वल टू है नॉन बीइंग के, यानी ये नथिंगनेस की इक्वल है, यानी इज इक्वल टू है नथिंगनेस के। अच्छा, अब जिस इस लॉजिकल क्रिएशन को जब ये सारी बातें पता लगती हैं तो वो अपने से अदर जाती है। मैं इसमें थोड़ा सा अब्दुल्ला भाई इंटरप्ट करूंगा। ये एरिस्टोटल के जो लॉ ऑफ आइडेंटिटी है और दूसरा फिर लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल कि ए नॉट ए के इक्वल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, ये पहला कानून है। अच्छा, ये जो मैंने बात की ना, ये आपने जो लॉ ऑफ आइडेंटिटी की बात की, हेगल इसको बिल्कुल जो है वो निगेट कर देते हैं। वो कहते निगेट नहीं करता, यानी वो कहता है बस कि जो यहीं लॉ ऑफ से आइडेंटिटी है, लॉ ऑफ सही है। आइडेंटिटी जो है वो भी दुरुस्त है, लेकिन वो कहते हैं कि जब हम सेल्फ नोइंग और सेल्फ मतलब के जो रीजनिंग के जरिए हम जब डिडक्शंस करेंगे, या वो कहता है कि हम मजीद जब डिटेल में जाके चीजों को देखेंगे, तो कहता है कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी काम नहीं करता, ठीक है। तो क्या लॉ अच्छा ऑफ आइडेंटिटी को वो नफी अब्दुल्ला करती भाई, है। जी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। जी। ये बीइंग और नॉन बीइंग की जैसे आपने यहाँ पे बात की, तो अगर यहाँ पे इंसान की मिसाल ले ली जाए और इंसान को बीइंग कहा जाए हम्म और नॉन बीइंग जो है नेचर को, यानी कि ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को कहा जाए या मारूफ को कहा जाए, ऐसा ही होगा अगर हम मिसाल दें अगर इंसान की और बीइंग में इंसान की, नॉन बीइंग में मारूफ की, जी ऐसा ही होगी। बिल्कुल, आप जी दे सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि हेगल की जो लॉजिक है ना, उसके अंदर आपको सब्जेक्ट भी नजर आते हैं, यानी बीइंग तो जो देखे हैं ना वो एक बुनियादी तीन कॉन्सेप्ट है ना। अभी बीइंग देखिए तो वो कोई भी है मौजूद जो है। जी बीइंग जो है वो बुनियादी तीन कॉन्सेप्ट है, किसी कोई भी थिंग ले लें आप, बेशक आप जो है वो टेबल है आपके घर में, तो टेबल के साथ तमाम प्रॉपर्टीज आप निकाल लें, तमाम उसके अंदर से क्वालिटीज निकाल लें, तो आप क्या कहेंगे टेबल के हवाले से? अच्छा, यानी तो यही कहेंगे ना कि है। फिर तो तो वो ये नथिंग हो जाएगा, अगर टेबल में से सारी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल देंगे तो वो नथिंग हो जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल, यानी बीइंग के अंदर इन इटसेल्फ नथिंगनेस मौजूद है। बट बीइंग विद नो कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल भी, बिल्कुल देखे ना, बुनियादी तीन कॉन्सेप्ट से शुरू करना है ना, यानी हमने बिल्कुल रीजनिंग से जब शुरू करना है तो बुनियादी तीन कॉन्सेप्ट क्या है वो भी तो लेकिन जब देखें। बीइंग के अंदर लेकिन जब बीइंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स डालने शुरू करेंगे बीइंग के सेट के अंदर, तो फिर वो नॉन बीइंग नहीं रहेगा। हाँ वो मैं बताता हूँ, उसकी तरफ हम आते हैं। तो मैंने कहा कि बीइंग जो है ऑलराइट। उधर से नॉन बीइंग है, ठीक है। जब वो ये हमें पता लगता है तो फिर जो नॉन बीइंग है ये अपने से अदर जाना शुरू करती है। यानी देखिए ना, इसकी एक आम मिसाल भी ले लें, अगर इसको अपनी शॉर्टर ग्रेटर लॉजिक में बयान करता है कि एक मैं कहता हूँ ये प्लेनेट है, ठीक है, ये प्लेनेट है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि प्लेनेट क्या है, तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी के नजदीक ये होगा कि पी इज पी, यानी प्लेनेट जो है वो स्यारा स्यार है। इससे हमें कोई नई बात बतानी लगी कि जो प्लेनेट है ऑफ वो सिर्फ कोर्स, ये तो प्लेनेट है। सारा एक डिडक्टिव ही एक लॉजिक है। जी बिल्कुल। तो हेगल क्या कहता है कि ये मैं इस तरफ तो जा रहा हूँ, लेकिन जब ये वापस रिफ्लेक्ट होकर मेरी तरफ आएगा ना, वो रियल नॉलेज है कि पी इज नॉट पी। तो वो इसीलिए कहता है कि जब मैंने कहा ना कि बीइंग नॉन बीइंग है, तो कहता है कि अपने से अदर में जाना शुरू करती है, ये जो प्रोसेस है इसका अदरनेस का प्रोसेस है, ठीक है। वो अपने से अदर में जाती है, और जब वो अपने से अदर में जाती है तो ये जो हमने नॉन बीइंग की कैटेगरी डिडक्ट की, ये नॉन बीइंग है। अपने से अदर में जाने का, कि जब बीइंग ने ये बात महसूस की कि दरअसल वो नॉन बीइंग है, तो वो उसमें जो अदरनेस में जाने का प्रोसेस है वो नॉन बीइंग है ना। कि हमने कहा कि बीइंग इज इक्वल टू लॉजिक है, ऊपर मैंने बात कर दी थी। तो लॉजिक जो है वो अपने आप से बेगाना हो गई है, वो नॉन बीइंग का प्रोसेस है, और ये नेचर है, जो उसकी दूसरा सिस्टम है पूरे लॉजिक के अंदर। सॉरी, जो पूरा उसका गेमिंग सिस्टम है उसके अंदर दूसरा पार्ट है वो नेचर का,
कि जो मादा क्रिएट हुआ, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये उसकी अदरनेस का प्रोसेस है, ठीक है। अब ये इसका एक चक्कर तो इसका मुकम्मल हो गया, यानी ये इमीडिएट भी है, ठीक है, यानी इमीडिएट है, ये बीइंग है, ये इज है, ये लॉजिक है, इमीडिएट है, और ये जो है वो ये मीडिएटेड है। यानी अब जो लॉजिक है, ठीक है, यानी उसके अंदर अब यानी कहता हूँ कि टेबल है, उसके अंदर से मैंने तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल ली, तो इज इक्वल्स टू है इसके, ठीक है। लेकिन जब उसमें मैंने प्रॉपर्टीज डालना शुरू की तो उसके अंदर जो है वो नेचुरल उसमें सिंक आना शुरू होगी कि उसके अंदर खास किस्म की शेप, उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो वो दरअसल आप उसको कह लें कि वो नेचर के इक्विवेलेंट है। लेकिन एज अ होल जब आप उसको देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि ये जो लॉजिक है वो एक्सपोजिशन है कैटेगरीज की कि जो प्रायर है क्रिएशन से, ठीक है। नहीं, जो लॉजिक की कैटेगरीज है उसका मुतबक करेंगे नेचर के ऊपर। तो दरअसल जो लॉजिक की जो लॉजिकल क्रिएशन है वो कॉन्सेप्ट्स तो डेवलप हो गए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स जब जो है वो नेचर की जब वो यानी मादी खसूसियत में आएंगे तो वो अपने आप से जाहिर सी बात है अदरनेस में जाएंगे। तो जब वो अदरनेस में जाएंगे तो ये अदरनेस का ही जो प्रोसेस है वो नॉन बीइंग का प्रोसेस है, ठीक है, और वो नेचर को क्रिएट कर देते हैं। और जब ये पूरा चक्कर मुकम्मल होता है तो हेगल का पूरा सिस्टम मुकम्मल होता है, जिसको हम कह देते हैं कि स्पिरिट है, कि जिसके अंदर नेचर और लॉजिक इन दोनों की जो मामलात हैं वो एक हो जाते हैं। सो बेसिकली इस पूरे रोटेशन के अंदर जो स्पिरिट है वो ये अगर ये बीइंग और नॉन बीइंग को आपने एक्स एक्सिस में रखा हुआ है तो स्पिरिट जो बेसिकली वाई एक्सिस पे आप इसे कहीं रखेंगे। ये देखेंगे पूरा प्रोसेस है ना, ये देखें इस प्रोसेस के completion के बाद हेगेलियन डायलेक्टिक्स को आप लीनियर वे में ना लें। यानी देखिए ना, जब असल जो हेगल का कॉन्सेप्ट है वो बीइंग नॉन बीइंग बिकमिंग है। अब हमने ऐसा क्यों कहा, यानी देखिए ना, थीसिस है, एंटीथीसिस है और सिंथेसिस है, ये बिल्कुल एक लीनियर प्रोसेशन है, क्योंकि ये लीनियर वे में जा रहा है। हेगल का जो कॉन्सेप्ट है वो दायरेदार चक्कर में चलता है। यानी देखिए ना, बीइंग नॉन बीइंग बिकमिंग है, ये दायरेदार चक्कर में कि बीइंग के अंदर नॉन बीइंग है। यानी ये सिंपल वे में नहीं सो कि हर बीइंग है नॉन बीइंग है फिर बिकमिंग है, बल्कि बीइंग के अंदर नॉन बीइंग है, वो नॉन बीइंग की कैटेगरी डिडक्ट हुई। और दरअसल सो हर नॉन बीइंग और बीइंग नॉन बीइंग के साइकिल के बाद एक स्पिरिट जो है वो आती है, और फिर वो स्पिरिट जो होती है वो दोबारा से वो स्पिरिट अगले फेज का बीइंग होती है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं जैसे बिल्कुल, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि बीइंग है, नॉन बीइंग है और बिकमिंग है। अच्छा, अब ये लीनियर वे में नहीं है, जो मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर दूं कि लीनियर नहीं है, क्योंकि जो हमने कहा कि बीइंग तो नॉन बीइंग की इक्वल है ही, नॉन बीइंग भी बीइंग की इक्वल है। अब इसमें मजीद डेप्थ आ जाती है कि थॉट की और थिंकिंग की, ठीक है। यानी कि ये इतनी डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा इसके ऊपर, अगर हम अगला सेशन करेंगे तो जाएंगे कि दरअसल जो बीइंग है वो हमने कहा कि इज है, तो दरअसल नथिंगनेस है। लेकिन जो नथिंगनेस है वो इज इक्वल टू बीइंग है, यानी बीइंग के अंदर नथिंगनेस है और नथिंगनेस के अंदर बीइंग है, तो ये दायरेदार सर्कल है। और इन दोनों की जो वहदत है, ठीक है, यानी ये मैंने इसकी एक ऊपर पिक्चर भी लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये कि ये बीइंग है और ये नथिंगनेस है। अब बीइंग के अंदर मजीद ये टू प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम अभी अगर देखा तो देखेंगे कि ठीक है, सीजिंग टू बी और कमिंग टू बी, कि यानी जो बीइंग है ये प्योर थॉट है, पीटी इसको कह रहा हूँ कि प्योर थॉट है, और जो इसका अदरनेस है, नथिंगनेस है, वो महज थिंकिंग है। यानी देखिए ना, सो प्योर थॉट है, प्योर थॉट और थिंकिंग में क्या डिफरेंस होगा। यानी यानी मैंने जब कहा ना कि बुनियादी तरीन जो आपका एक्सपीरियंस हो सकता है वो इज है। प्योर थॉट इज परमानेंट, इमीडिएट। जी बिल्कुल इमीडिएट, मैंने कहा ना कि जो बुनियादी तीन कॉन्सेप्ट है वो इज है, यानी तो दरअसल वो इमीडिएट है, यानी इमीडिएट एक्सपीरियंस है, फौरी तौर पे मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। यानी वो प्योर थॉट है, यानी प्योर थॉट से मुराद ये है कि जब मैंने कहा ना सिर्फ इज है उसके पास, यानी टेबल ठीक है। की और कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो प्योर थॉट है कि उसके पास कोई कंटेंट ही नहीं है कि जिसकी तरफ वो देख और सकता थिंकिंग में पास्ट प्रेजेंट नॉट ये चीजें आ सकती हैं। है। जी जी जी, मैं अभी बात ये कर रहा हूँ कि जो प्योर थॉट, क्यों प्योर थॉट है कि जब मैंने कहा ना कि इज उसका बुनियादी तरीन
मतलब कि एक्सपीरियंस है, तो उसके पास कोई कंटेंट नहीं है ना कि जिसको वो देख सके। यानी ये स्ट्रेट लाइन है, इसके पास कोई कंटेंट नहीं है कि यहाँ पे ट्री आ गया, यहाँ पे टेबल आ गई, तो ये प्योर थॉट है। जब वो अपने से नथिंगनेस में जाती है तो हमने कहा कि ये नेचर है, तो दरअसल ये थिंकिंग है कि जो थिंक कर रही है कि क्या है, मतलब कि मेरे से मारूफ में मैं जा रही हूँ तो क्या है। मेरी बात समझ आई? इसे दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए, जब मैंने कहा ना हाँ, कि बुनियादी तरीन जो आपका एक्सपीरियंस, ये थोड़ी ना बहुत एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं, ठीक है, ये नहीं कोई बात नहीं, वी आर ऑल ट्राइंग टू ग्रास्प दैट। जी। तो मैंने कहा कि जो बुनियादी तीन कॉन्सेप्ट हो सकता है वो इसका हो सकता है कि मैंने तमाम स्टैटिस्टिक्स टेबल में से निकाल ली, तो बुनियादी तीन कॉन्सेप्ट इज है। अब तो वो जो बुनियादी तीन कॉन्सेप्ट इज है, उसके पास कोई कंटेंट नहीं है कि जिसकी तरफ वो देखकर सोच सके, तो वो दरअसल नॉन बीइंग है, ठीक है, यानी बीइंग इज इक्वल टू नॉन बीइंग, ठीक है। अब हम नॉन बीइंग, ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हाँ, प्योर थॉट और थिंकिंग का आपस में आई मीन थिंकिंग किस तरह से प्योर थॉट से डिफरेंट है, इसे दोबारा से अगर आप रीइंटरप्रेट कर दें। देखिए मैं बताता हूँ कि जब मैंने कहा ना कि बीइंग नॉन बीइंग है, तो रेट्रोएक्टिवली जो नॉन बीइंग है वो बीइंग के इक्वल है, ठीक बिल्कुल। है। यानी ये इसको मैं और आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। अब वो देखें, ये एक मैंने कहा था ना कि एक होल है। अब इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि अगर ये सिर्फ जो थॉट है, यानी ये जो पूरा एक बीइंग है, अगर ये सिर्फ सीधा देखते रहे तो उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, लाजमी है, यानी सीधी देख रही है, सीधी कुछ भी नहीं है, लाजमी है कि इन इटसेल्फ अपने आप को देखे, ठीक है, अपने आप को देखे। यानी ये जो प्योर थॉट थी, ठीक है, प्योर थॉट जब देखने पे आई तो उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो उसके पास कंटेंट नहीं है कि इज, मैंने कहा कि बुनियादी तीन कॉन्सेप्ट इज है, और वो प्योर थॉट है। तो प्योर थॉट जब अपनी तरफ देखेगी तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है ना, देखें, प्योर, उसके पास कोई कंटेंट ही नहीं है। यानी आप बिग बैंग की तरफ चले जाएं, कि अभी हम कह रहे हैं कि क्रिएशन जब हो रही थी तो तब क्या हो रहा था, जो पूरी एक आइडिया था, एक पूरा होल बीइंग था, यानी जो बीइंग मैंने कहा ना, ये आइडिया का बीइंग है, बीइंग आइडिया के अंदर है, ठीक है। तो जो वो बिग बैंग के वक्त पूरा आइडिया ही आइडिया था, ठीक है। अब उसके पास भी जो है वो बिग बैंग के पास कोई कंटेंट ही नहीं है मजीद के, वो बिल्कुल वाइट स्पेस के अंदर जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसके पास कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वो इज है, वो अपने आप के साथ ध्यानदार है, वो अपने आप के साथ इज है, यानी जो सेल्फ रोटेशन में है, सेल्फ, बिल्कुल, वो सेल्फ ठीक है, रिफ्लेक्शन में है, बिल्कुल हाँ। ठीक है। लेकिन वो दरअसल जब अपने से अदर में जाएगा, यानी वो अपनी तरफ जब देखेगा ना, ठीक है, यानी वो अपने से अदर, अपनी अपनी तरफ देखने की कोशिश करेगा और अपने से अदर में जाएगा, ठीक है। यानी हमने पहले तो कह दिया कि बीइंग इज इक्वल टू नॉन बीइंग है ना, कि जब वो इज है तो वो नॉन बीइंग के मुकाबले हो गया, लेकिन वो अपने से अदर में जाएगा, क्योंकि रेट्रोएक्टिवली नॉन बीइंग इज इक्वल टू है बीइंग के, ठीक है। तो दरअसल वो जो आइडिया की प्योर थॉट है, वो जब अपनी कोई कंटेंट हासिल नहीं कर पाती, तो दरअसल थिंकिंग डेवलप करती है अपनी, कि वो अपने से अदर में जाती है, ठीक है। ठीक है। लेकिन जब वो थिंकिंग अपने से अदर में जाती है तो उससे वहां पर भी कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो वो फिर से इज इक्वल, यानी देखे ना, हमने कहा कि बीइंग, अब मैं बीइंग इज इक्वल टू नॉन बीइंग, हम्म, रेट्रोएक्टिवली, यानी घूम के वो फिर उसी मौके पे आ जाती है कि नॉन बीइंग इज इक्वल टू बीइंग, ठीक है। ठीक है। यानी ये पूरा एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया हमारा, और हम्म, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बिकमिंग का, यानी फिर वो ये इसकी जो वहदत है वो बिकमिंग है, उसको वो कहता है कि यहाँ से उसका प्रोजेक्ट शुरू होता है, वो कहता है कि फिर ये जो बिकमिंग का अमल है ये, ठीक है। ठीक है। सो और बीइंग और नथिंगनेस के एक साइकिल्स होते रहते हैं, और उन साइकिल से जो है ना वो बेसिकली वो बिकमिंग का फिनोमेना इमर्ज होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। लेकिन देखिए, असल बात ऑलराइट। ये है, मैं इसको समझा सकता था कि बीइंग इज इक्वल टू नॉन बीइंग है, जैसे आम लोग समझा देते हैं कि भाई पहाड़ है तो वो बीइंग है, पहाड़ नहीं है तो नॉन बीइंग है। देखिए, ये लॉजिकल बात नहीं नहीं है। आपने तो बड़ा इंतहाई एब्स्ट्रैक्ट वे में हमें बता हाँ। दिया कि जब अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स सारी मजे की निकाल बात देंगे। ये, बीइंग बीइंग जब नॉन बीइंग में जाते हैं ना, तो ये मैंने आसान करके समझा, इसके अंदर विद इन इटसेल्फ थ्री कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जिसको वो कहते हैं कि उसको वो कहता है कि अंडरस्टैंडिंग आती है पहले, हम्म, वो अंडरस्टैंडिंग, यानी बीइंग के अंदर इन इटसेल्फ थ्री मूवमेंट्स आते हैं, हम्म, यानी पहले अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं कि ये फिर उसके बाद आ जाती है आपकी जो नेगेटिव रीजन है, और फिर पॉजिटिव रीजन है,
अब ठीक है। पिछले दिनों ना वो ग्रुप में एक वो भाई से बात हो रही थी, वो भिंडर साहब भी बात कर रहे थे, वो मैंने मुकालमा भी ग्रुप में शेयर किया था। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि बीइंग को कहते हैं बीइंग, लेकिन यानी जब मैंने ऊपर लिखा ना ये मुख्तलिफ फार्मूलात, अच्छा मजे की एक और बात आपको बताता हूँ कि जो नीचे मैंने एक्सपोजिशन पूरी बताई ना आपको, हैगल ये तमाम टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। यानी थीसिस एंटीथीसिस हमने निगेट करते, इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है, नेगेटिव है, कंक्रीट है, ये भी वही बात है जो मैंने बता दी, बीइंग नॉन बीइंग हमने देख ली। अब ये यहाँ से आपको पता लगेगा कि थॉट, थिंकिंग, यहाँ तक हमने कहा कि थॉट इज इक्वल टू थिंकिंग, थिंकिंग इज इक्वल टू थॉट। जब ये आपस में मिलेंगे तो ये बिकमिंग है, और ये क्या है, ये लॉजिक है, ये नेचर है। अब इन दोनों की वहादत देखें क्या है, थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, यानी जो लॉजिकल क्रिएशन है वो अपने अपने बारे में सोच रही है, किसके जरिए, एक सब्जेक्ट के वाले। देखिए मैं एक और मजे की बात बताता हूँ कि एक जो इंसान है, मैं जरा नीचे इसको बताता हूँ, इसको समझने से ना काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एक इंसान जो है, एक जो पूरी यूनिवर्स है, अब भी हमें जो पता है, हेगल भी यही कहता है कि एक, हमें अभी तक पता है कि एक ही लॉजिकल क्रिएशन है उस पैंथिस्टिक यूनिवर्स की, कि जो सेल्फ सफिशिएंट है, वो एक इंसान है। और उससे बाहर मारूफ में समझ लें कि एक उसका जो है वो जो है वो एक ट्री है, ठीक है, ट्री है एक। अब ये जो इंसान है, ये भी उसकी उसको जो वो लॉजिकल क्रिएशन है, उसकी एक लॉजिकल क्रिएशन ये भी है, और एक ट्री भी लॉजिकल क्रिएशन है। लेकिन जो एक सब्जेक्ट है, उसके पास एक दिमाग मौजूद है, ठीक है। जो मारूफ में चीज है, उनके पास दिमाग मौजूद नहीं है। तो वो जो एब्सोल्यूट आइडिया है, यानी मैंने कहा ना कि ये पहले अपने आप से ये अदर में गई, तो इधर से इसका ये जो वो प्योर थिंकिंग है, प्योर आइडिया है, उसकी बेगानगी है ये, यानी वो अपने आप से बेगाना हो गया। अब वो क्या चाहता है कि इस बेगानगी को दूर करे। अब इस बेगानगी को दूर कैसे करेगा, वो दरख्तों के जरिए तो नहीं करेगा, वो अपनी लॉजिकल क्रिएशन के जरिए करेगा, वो जो एक इंसान है। जैसे लिबनीज बात करते हैं, लिबनीज क्या बात करता है कि पूरी कायनात एक मुनैद है, यानी सॉरी, पूरी कायनात को आप छोड़ें, यानी जो बुनियादी तरीन अंसर है वो मुनैद है, द ठीक है। एटम्स ऑफ द एग्जिस्टेंस। हाँ, ठीक है, वो मुनैद है, लेकिन वो उसकी हिरारकी बनाता है, और हिरारकी के अंदर एक इंसान जब आता है तो वो कहता है कि एक इंसान के अंदर भी जो एक उसका दिमाग है वो मुनैद के मुमासिल है, और जो पूरी यूनिवर्स है वो भी एक मुनैद ही है, यानी वो उसकी इज्जत करता है। यानी ठीक है, यानी मैं खुद जो इंसान एक मुनैद से बना हुआ है, लेकिन जो उन मुनैद, मेरे अंदर 2 लाख मुनैद होंगे, ठीक है, और उनके सिलसिले होते हैं कि एक कम इंटेलिजिबल होता है, एक ज्यादा रीजनिंग वाला होता है। तो वो कहता सो है कि बेसिकली यहाँ पे आप मोनेड से मुराद माइंड्स के एटम्स ले रहे हैं, नहीं, मेटल देखिए वर्ल्ड के एटम्स ले रहे लेबनीज के नजदीक तो जितनी भी क्रिएशन है वो, उसका जो बुनियादी तरीन आंसर है वो मुनैद है। वो कहता है हैं। कि आई मीन आपको जब हीगल के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, सो हीगल उसको किस तरह से देखता है? जी मैं वही उसके तो बता रहा हूँ, मोनोलॉजी। मैं बस हाँ, वो बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ी हमें ज्यादा अच्छे तरीके से इसका इल्म हासिल हो जाए कि लेबनीज कहता है कि बुनियादी तरीन जो आंसर है ना वो मुनैद है। और वो कहता है कि मुनैद और एटम में फर्क ये है कि लेबनीज कहता है कि जो मेरा मुनैद है वो इंटेलिजिबल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो लेबनीज के नजदीक जो एक टेबल है वो भी सोच सकता है, लेकिन वो कम दर्जे का, यानी वो बिल्कुल ही इनएनिमेट है। तो कहने का ठीक है, मकसद ये है कि मेरी बॉडी भी तो देखे ना मुनैद से बनी हुई है ना, लेकिन वो कहता है ठीक है, कि उन 2 लाख मुनैद्स का एक महामुनैद है, जिसको वो कहता है कि मुनादे आजम है, मेरी बॉडी का मुनादे आजम, वो ठीक है, मेरा माइंड है। इसी तरीके से वो कहता है कि पूरी जो एक लॉजिकल क्रिएशन एक हुई है लेबनीज के नजदीक, वो भी तो उसका भी ये कहता है कि मुनादे आजम है, जिसको वो गॉड कहते हैं, कि जिसने इन तमाम मोनेट्स को हायरार्किकल ऑर्डर में लेके आया। तो वो कहता है कि उस पूरी यूनिवर्स का जो मुनादे आजम है वो कोई गॉड है। यानी एक इंसानी बॉडी के अंदर भी एक मुनादे आजम है, जो एक इंसान का माइंड है। और पूरी लॉजिकल क्रिएशन जो आप कह लें कि वो ऑर्गेनिक होल है, या हेगल के मुताबिक आप ले लें कि वो एक माइंड है एज अ होल उसका, ठीक है। तो बात मेरी आप समझ ही होंगे। हाँ, सारा बेसिकली आप वो पैनसाइकिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं मामले को, जी हाँ, लेकिन हाँ पैनसाइकिज्म कह लाइब्निज सकते एंड हैं, लेकिन मोनोलॉजी इससे से। ये जी, थोड़ा डिफरेंट है कि कहने का मतलब ये है कि जब वो अपने से अदर में जाएगी तो अपने आप से बेगाना होगी, या वो क्या चाहती है कि वो अपनी इस बेगानगी को खत्म करे। ठीक है। और वो जो पूरा प्रोसेस होगा वो एक इंसान के जरिए होगा।
क्योंकि ठीक है, वो अकरमा आप क्या logic- पूछना चाह रहे थे? ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब ये अभी अब्दुल्ला भाई ने ये बंदे और दरख्त की जो इंसान और दरख्त की जो मिसाल दी है और उसके बाद जिन्होंने तमीज बांधी, तो फर्क जो बुनियादी फर्क हो गया वो शऊर का हो गया। सही है, अब शऊर पे जी बहस जी हो रही है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं इसकी बेगानगी की, एक इंसान है और दरख्त है, और ये बेगानगी किसकी है? शऊर की बेगानगी है या इंसान जो दरख्त को परसीव कर रहा है उसकी ये मैं बेगानगी बताता से हूँ, मुराद अभी क्या है? आपने अच्छा सवाल कर दिया। मैं बताता हूँ, देखिए ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, जो पूरा प्रोसेस है, ये मैंने ऊपर भी बनाया, ये एज अ होल मैं बता रहा हूँ। इसको आपने भी पार्टिकुलर्स पे नहीं लेके जाना। मैंने कहा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कुछ लॉजिक है, ये जिसकी बेगानगी का अमल है ये नेचर है, और ये इसका जब पूरी ये जो पूरा कॉन्सेप्ट एक बन गया, वहादत होगी कि जब ये पूरा चक्र कंप्लीट होगी, स्पिरिट है। स्पिरिट इन दोनों की वहादत है, नेचर और लॉजिक की। ठीक है, मैं ये सही कह रहा है। हूँ कि जो लॉजिक है वो अपने आप से बेगानगी की सूरत में जो है वो अपने से जो है वो उलट में जाती है। ठीक है, ठीक है, ये इसका बेगानगी का प्रोसेस है। वो मैंने ये बात की कि वो जो ये बेगानगी का पूरा प्रोसेस है वो अपनी जो इसको खत्म जो करेगी वो सब्जेक्ट के जरिए करेगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? सब्जेक्ट के जरिए करेगी, नहीं सब्जेक्ट के जरिए यानी इंसान के जरिए, इंसान के शऊर के जरिए। इंसान के जरिए। अब इंसान, अब आ जाए आप, अच्छा स्पिरिट के अंदर ये जो आखिरी उसका सिस्टम है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब वो सब्जेक्ट बिल्कुल इसी रूप है, यानी अब हमने कहा कि सब्जेक्ट उसको एक पूरा वजूद जो है वो जो है वो लॉजिक को की जो बेगानगी है यानी एज अ होल, ठीक है, उसको वो पूरा दायरेदार मुकम्मल पूरा करेगा, और वो जो उसकी बेगानगी है उसको खत्म करेगा। तो इन रियलिटी एक समाज के अंदर जो एक शख्स होता है, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट जो है वो अपने से बाहर चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। यानी वो जब देखते हैं ट्री को, तो ट्री वो ट्री नहीं रहता, ट्री से वो टेबल बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो समाजी इदारे तश्कील करता है। तो दरअसल बात क्या है, ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ कि जो इंसान है वो अपनी बेगानगी के जरिए एब्सलूट आइडिया की बेगानगी को खत्म करेगा। मेरी बात समझ आ गई? कि यानी एक जो सब्जेक्ट है वो पहले जैसे मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, एक जो लेबर है, ठीक है, लेबर जब कोई मेहनत करती है, कि मेहनत के जरिए दरअसल अपनी मेहनत की बेगानगी पेश कर रही है सरमायादार को। ठीक है, तो दरअसल वो उस मजदूर की बेगानगी है, लेकिन हेगल इसको कहता है कि जो वो बेगानगी दरअसल है वो दरअसल क्योंकि वो जो बेगानगी है उसके जरिए वो समाजी इदारे तश्कील दे रहा है। जब वो समाजी इदारे तश्कील दे रहा है तो वो बबल एक फूलता जा रहा है, और वो लॉजिकल क्रिएशन को समझ रहा है। ठीक है, वो जब टेबल को बनाता है तो वो कहता है कि जो मैं वुड वुड हासिल कर रहा हूँ उसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज है। यानी अगर मैं वाटर का नाम लूँ, तो आज से 1000 साल पहले इसका कॉन्सेप्ट नहीं था कि वाटर से हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बस यही था कि हम उसे प्यास बुझा सकते हैं, अपने खेत खलिहान उसे उगा सकते हैं। तो आज से 1000 साल पहले यानी हमें अब पता लग चुका है कि इससे हम जो है इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दरअसल हम इस वाटर को समझ रहे हैं, यानी इस लॉजिकल क्रिएशन को समझ रहे हैं। लेकिन उस लॉजिकल क्रिएशन को कौन समझ रहा है? कि इंसान समझ रहा है ना, वाटर इन इटसेल्फ तो नहीं समझ पाता। देखिए वाटर पहले पहल इमीडिएट है। ठीक है, यानी एक एक जो मैंने दरख्त देखा पहले पहल, उससे मैंने वुड हासिल की, वो इमीडिएट है, फौरी है, लेकिन उसकी नेचर को मैंने तब्दील कर दिया थ्रू निगेशन के, जब मैंने उससे टेबल बना लिया। ये बात समझ आ ठीक है, रही ठीक क्या? है, ठीक है। सही सही है? सही। देखिए पिछले तमाम प्रोसेस मिलते हुए लगेंगे हैगल को ना। असल बात है कि लोग कहते हैं मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल तो वो है, लेकिन जब आप उसकी वो जड़ पकड़ लेना कि जो उसका पूरा कॉन्सेप्ट जो डेवलप हो रहा है, कि मैंने पहले क्या बात की, एज अ होल ये लॉजिक है उसकी पूरी जो कि इमीडिएट है। अगर मैं अगर मैं आपके वो ट्री और टेबल वाली मिसाल से बताऊं, सो बेसिकली ट्री जो है वो बीइंग है, और फिर उससे जो फॉर्मेशन होती है टेबल की, टेबल उसकी नॉन बीइंग है उस ट्री की बीइंग की। और ये जो सारा प्रोसेस है चेंज का, ट्री से टेबल में कन्वर्ट होना, ये बेसिकली बिकमिंग है, ये एक साइकिल है। बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं, नहीं, लेकिन कैसे कैसे मतलब? जी अकरमा, आप बताइएगा। नहीं मतलब
मतलब मैं मतलब आपकी बात को समझ के सिर्फ मैं समझने की खुद कोशिश कर रहा हूँ कि हम ट्री को कैसे बीइंग कह सकते हैं। बीइंग तो मतलब इंसान ही रहेगा ना, ट्री तो नॉन बीइंग है। ट्री से बनने वाली और जो चीज टेबल है तो वो भी तो नॉन बीइंग ही कहलाएगी ना। तो ट्री भी नॉन बीइंग है, उससे बनने वाली चीज भी नॉन बीइंग ही होगी। अच्छा बीइंग तो मुझे सिर्फ बताया, इंसान ही मैंने रहेगा ना। बीइंग की तारीफ क्या की थी पहले, बुनियादी तरीन तारीफ क्या है बीइंग की? इज लॉजिक इज प्रोसीड है अब दैट। वो और इन इटसेल्फ है। हाँ इन इटसेल्फ है, तो वो इंसान तो नहीं ना हुआ। हम्म अच्छा मैं आपको बात तो आप नहीं समझ रहे कि मैं अभी जो बीइंग की बात कर रहा हूँ ना, वो एज अ होल बात कर रहा हूँ। अभी जो मैं बात कर रहा था कि वो बीइंग जो है, देखिए अब मैं मजे की बात बताऊं कि एज अ होल एक यूनिवर्स के अंदर जो एक इंसान है ना, वो भी हेगल की कैटेगरी है रीजन की। हम्म कि हम्म इंसान इन इटसेल्फ जो है वो एक कैटेगरी है उस पूरी लॉजिकल क्रिएशन के अंदर। ठीक है। सो ठीक है। बेसिकली अक्रमा की जो कंफ्यूजन थी वो इस तरह से है कि बीइंग सिर्फ सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से हो सकता है। जी हो सकता है, बिल्कुल हम्म। हो सकता है, लेकिन मैं अभी प्योर देखें बीइंग, प्योर बीइंग की बात कर रहा हूँ ना। आप उसको इंसान अच्छा, पे भी इसमें मुकदम अब्दुल कर भाई, सकते हैं। जस्ट फॉर जी। कंप्रिहेंडिंग दैट इजीली, मैंने एक लिंक शेयर किया था ये प्लाटो डॉट स्टैनफोर्ड की पेज से। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं, मैंने जस्ट इन्हें एक बार ही देखा है क्योंकि आप ये गेरिंडा इलेक्ट्रिक्स को बेटर समझते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये इजी है हमारे लिए कंप्रीहेंड करना? यहाँ पे कुछ डायग्राम बताई गई है, मैंने ये मैसेज में लिंक शेयर किया है, अगर आप देख सकें। हम्म। और जी इसको अगर ये स्क्रीन आप शेयर करके, पिक्चर इसकी, ये स्टैनफोर्ड का ही शेयर कर दूं? हाँ ऑफ कोर्स, ये जरा स्क्रीनशॉट शेयर, वो स्क्रीन शेयर करें इसकी पेज एक की। मिनट। क्योंकि मीटिंग से पहले मैं इसी पेज को रीड आउट कर रहा था और फिर टाइम हो गया मीटिंग का, सो आई जस्ट जॉइंट। ये मैं देखता हूँ, हाँ ये है। हाँ, इसमें ये जो है, अब बेसिकली यहाँ पे वो इसको बीइंग फॉर इटसेल्फ जो बेसिक यानी कि उसका डायग्राम उन्होंने ये बनाई हुई है। सो हाउ डू यू इंटरप्रेट दैट? ये इसकी लेटर कैटेगरीज हैं। बीइंग फॉर इटसेल्फ जो है ना, यानी इसकी लेटर कैटेगरी है। इसके जरा मैं आपको ना एक मिनट, मुझे टाइम देना। इसके नीचे भी कुछ 3-4 डायग्राम्स है, वो भी हम कंप्रीहेंड करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एनीवे चाह आप रहा अपने था में कि ना निकाल। वो इसके कंटेंट दिखा दूं, जो ग्रेटर लॉजिक है ना, उसके कंटेंट्स दिखा दूं हाँ ताकि फॉर हमें। श्योर, फॉर श्योर। अकरम, आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा अच्छा चले, जबरदस्त है। देखें उसकी साइंस ऑफ लॉजिक आ गई है। हम्म ये हम्म देखें, जो मैंने बात की थी ना कि जो बीइंग है, ठीक है, हम्म, ये बीइंग आ गई। आपने जो बीइंग फॉर सेल्फ की कैटेगरी कही है ना, वो इसके अंदर ये है। ठीक है। और जो मैं ठीक जो है। बात कर रहा था, वो ये ऊपर बीइंग नॉन बीइंग का बुनियादी तीन कॉन्सेप्ट हैं जो वो शुरू करते हैं। ये जो बीइंग फॉर इटसेल्फ है, ये बीइंग की आगे कैटेगरीज हैं। जी। ठीक है। बीइंग फॉर सेल्फ जो है ना, वो जो क्वालिटी, यानी जो बीइंग का जो पहला हिस्सा है क्वालिटी, यानी जो ठीक पहली है। किताब है बीइंग है ना, उसके तीन हिस्से हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी और मेजर। तो ठीक उसमें जो है। क्वालिटी है, उसकी तीसरा हिस्सा है, वो है बीइंग फॉर सेल्फ। सही 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 सही। ठीक है। अच्छा ये इसको मैं, बेसिकली साइंस ऑफ लॉजिक से आपने आउटलाइन निकाल लिया ये? जी ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट दैट। अब मैं वो जरा उसको कंप्लेंट कर दूं। जी, जबरदस्त। तो मैं बेसिकली बीइंग फॉर इटसेल्फ को ओवरऑल बीइंग ही समझ रहा था, सो वो बेसिकली उसकी सिर्फ एक कैटेगरी है। हम्म, तो ये बीइंग फॉर सही सही सेल्फ है, सही। ये इन्होंने, हाँ अच्छा, इसके अंदर इन्होंने क्या बात की, इन्होंने बात की सबलेशन की, हम्म प्रोसेस ऑफ सबलेशन के। आप जब कैटेगरीज को देखते आते हैं ना, कि जैसे हमने कहा कि बीइंग के अंदर नॉन बीइंग है, नॉन बीइंग के अंदर बीइंग है। ठीक है, हम्म यानी जो बीइंग है वो पहली कैटेगरी है, नॉन बीइंग दूसरी कैटेगरी है। ठीक है, लेकिन जो नॉन बीइंग है वो अपने, यानी जो लेटर कैटेगरी है, बीइंग से लेटर कैटेगरी जो है वो नॉन बीइंग की, नॉन बीइंग अपने अंदर बीइंग भी रखती है। और उसके बाद हम्म जो उन दोनों की वहादत है वो बिकमिंग है। कि जो मैंने पीछे हम्म पिक्चर दिखाई थी, तो दरअसल जो बिकमिंग है
उसके अंदर पिछले दोनों कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, वो सबलेट हो गए। एग्जैक्टली। सबलेशन का मतलब ये है कि टू प्रिजर्व और टू नेगेट एट द सेम टाइम, यानी उनको प्रिजर्व भी किया, ठीक है, और निगेट भी कर दिया, यानी उससे ऊपरी मरले पर हम आ गए बिकमिंग। अच्छा, सबलेट बेसिकली एक मोशन है, जिस तरह से ये ऑपोजिट एरोस दो नजर आ रहे हैं इस पिक्चर को, तो मैं ओवरऑल नहीं कहा था, लेकिन सबलेशन इन द सेम फॉर्म, नथिंग और बीइंग की आपस में इस तरह की रद्दोबदल है। तो उसको हम ये कह लें रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह समझ लेते हैं। एग्जैक्टली। देखें यहाँ पे ये नॉन बीइंग बीइंग ना कहें, ये आप ये देखें समथिंग एंड अदर की कैटेगरी है ये। मैं बिल्कुल, मैंने इस बात ही इस तरह की है कि इस फॉर्म को, इसको ना भी देखें, सिर्फ मैं वो जो आपके सबलेशन का वर्ड था, मैं उसको वो कम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहा था कि वो इस तरह से, बिल्कुल जिस यानी तरह रिवर्सिबल रिएक्शन के एरोज हैं, वो इस तरह बिल्कुल से एक मूवमेंट है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वही है कि जो लेटर कॉन्सेप्ट्स हैं वो अर्लियर कॉन्सेप्ट्स को अपने बतन में रखकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके नीचे भी कुछ और हाँ, हैं अभी इसको डायग्राम्स, मैं अगर पहले वो कॉम्प्रीहेंड कर दूं कि समथिंग और अदर की कैटेगरी को डिस्कस करें या ना करें। व्हाई नॉट, करते अच्छा, हैं। जो समथिंग एंड अदर की कैटेगरी है ना, मैं देखें समथिंग एंड अदर की बहुत बुनियादी तीन कैटेगरीज हैं कि देखें मेरे सामने जो है 10 सेब पड़े हैं या 2 सेब हैं अभी, ठीक है। चले 10 सेब हैं, जो पर मैं पहले सेब की बात करूंगा, लेकिन इससे पहले जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि हम निगेशन के प्रोसेस को देख लें। जी, नेगेशन के प्रोसेस को जरा देख लें, क्योंकि मेरे भी जहन में कुछ सवालात जो है ना उभर रहे हैं। वो मेरी कम इल्मी का जो है, कम इल्मी की माज़रत, मगर जो है कुछ बिल्कुल ही बुनियादी सवालात हैं जो बार बार मेरे जहन में उठ रहे हैं। तो नेगेशन अगर आप समझा दें पहले और फिर दूसरी कैटेगरी पे आए, तो मेरे ख्याल से उसको कॉम्प्रिहेंड करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ऐसा मुझे जी लगता है। चलिए, मैं फिर वापस उसी में ही चला जाता हूँ। टाइम बहुत हो गया और ये मुझे नहीं लगता कि जो देखेंगे ना लोग उन्हें कुछ समझ आनी है। नहीं तो अब्दुल्ला भाई, टाइम की फिक्र ना करें, ये कंप्लीट करके टॉपिक जो है ना हम आज लेफ्ट करेंगे। हम्म, इसको मेरा आइडिया था कि एक ना वो लॉजिकल वे में लेकर चलें, लेकिन अगर मैंने कोई इंडिविजुअल वीडियो बनाई ना तो उसमें देखूंगा मैं इसी इसको। हाँ तो जो श्योर, फिलहाल तो स्पॉन्टेनियस चलने दें। ठीक है, जो निगेशन का जो प्रोसेस है ना, उसको हम देख लेते हैं कि जब मैंने कहा ना कि अ, ये पूरा मैंने प्रोसेस बयान किया। हैगल जो है ना वो 3 तरीके की निगेशन बताता है। एक है एब्सोल्यूट निगेशन, एक है आपकी समझ लें कि एब्सोल्यूट निगेशन होगी, एब्सोल्यूट नेगेटिविटी है, और डिटरमिनेट निगेशन है, ठीक है। ये उसकी जो है वो निगेशन है। अच्छा, अब ये दरअसल जब मैंने बात की ना कि जो बीइंग है वो अपने से अदर में जा रही है नॉन बीइंग में, तो दरअसल ये जब अदर में जाने का प्रोसेस है, ये उसकी एब्सोल्यूट निगेशन है, ठीक है, यानी अपने से अदर में जाना, ये उसकी ठीक है, एब्सोल्यूट निगेशन है, ठीक है, ठीक है। और जो ये अदरनेस में जाने का जो प्रोसेस है, ये एब्सोल्यूट नेगेटिविटी है, कि ये एब्सोल्यूट ये मतलब कि ये नॉन बीइंग है, ये नेगेटिविटी के प्रोसेस के अंदर जा रही है, जो कि नेचर है। सो व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट नेगेशन एंड एब्सोल्यूट नेगेटिविटी? एब्सोल्यूट निगेशन का जो आप समझ रहे हैं कि जो कंटेंट है, यानी हमने कहा ना कि जो अब देखें एब्सोल्यूट निगेशन का आप कह सकते हैं कि इज इक्वल टू लॉजिक है, ठीक है। ये जो एब्सोल्यूट निगेशन लॉजिक अपनी कर रही है, तो इसका जो कंटेंट है, यानी जो प्योर थॉट की जो थिंकिंग है, वो दरअसल एब्सोल्यूट नेगेटिविटी है, कंटेंट है जो उसका। ठीक है, जो प्योर थॉट है वो एब्सोल्यूट नेगेशन है, और जो थिंकिंग है वो एब्सोल्यूट नेगेटिविटी है। हाँ, और ये जो पूरा जो प्रोसेस मुकम्मल होता है तो वो डिटरमिनेट निगेशन है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल, ये मैंने एक कागज खींच दिया जिसको थोड़ा तफसीली देखते हैं हम्म, कि इसको हम देख सकते हैं कि जैसे एक हम बीज उगाते हैं जमीन के अंदर, ठीक है, ये जमीन है, उसके अंदर हमने बीज उगाया। तो बीज जब सबसे पहले जब अपना एक पहली जब अपनी जड़ निकालेगा, तो दरअसल इस बीज की नफी होगी। इसको आप कह सकते हैं कि इस बीज की एब्सोल्यूट निगेशन होगी, ठीक है, क्योंकि बीज जो है अभी इमीडिएट फॉर्म है। यानी इमीडिएट फॉर्म का मतलब ये है कि अभी तक ये हमें बीज तो है, लेकिन अभी इसके अंदर कोई डिटर्मिनेशन नहीं लगी,
डिटर्मिनेशन नहीं लगी, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अभी हमें क्वालिटीज का नहीं पता कि इसकी क्वालिटीज में, यानी देखिए अगर मैं कहता हूँ ना कि सेब है, तो सेब के अंदर मैं डिटर्मिनेशन मुख्तलिफ लगाता हूँ कि इसके अंदर जो है वो ये सफेद रंग का है या ये काले रंग का है या ये सुर्ख रंग का है, तो तमाम इसके अंदर डिटर्मिनेशन है। और हैगल का कहता है कि ऑल निगेशंस आर डिटर्मिनेशन, कि जितनी भी निगेशंस हैं वो डिटर्मिनेशन है। यानी देखिए ना, जब मैं एप्पल का मैं कहता हूँ एप्पल जो है वो सुर्ख है, एप्पल जो है वो रेड है, बात क्या की कि एप्पल जो है वो ब्लैक नहीं है। यानी ठीक है, मैंने जब एक अफर्मेशन पास की ना कि ये रेड है, तो इसका मतलब ये है कि जो एप्पल है वो ना ब्लैक है ना वाइट है ना कुछ है, यानी वो सिर्फ रेड है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो निगेशन का प्रोसेस है वो मतलब कि डिटर्मिनेट करता है चीज़ों को। तो दरअसल जो बीज जो भी आपका बीज है वो जब पहली जड़ अपने आपसे निकालेगा तो दरअसल ये नेगेटिविटी का प्रोसेस है। ठीक है, और समझ लें कि ये एक सेब का दरख्त है, तो जब एक सेब का दरख्त उगेगा और उसके अंदर से जब एक हमारे पास जब एक सेब आएगा, तो सेब इन इटसेल्फ जो है वो नेगेटिविटी का पेकर है कि दरअसल हमने कहा कि वो रेड नहीं, रेड है महज, तो हमने उसके साथ निगेशन का अमल लगा दिया कि उसके साथ हमने एक डिटर्मिनेशन लगा दी कि ये महज रेड है, ये ब्लैक नहीं है, ये वाइट नहीं है। तो दरअसल ये जो एक एप्पल हमने कहा कि ये रेड है, ये बाकी जितने भी एप्पल्स हैं या एप्पल्स को छोड़े ऑरेंज हो गया, वाटरमेलन, बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं उससे इसको मुमासलत मतलब कि डिफरेंशिएट कर रहा है रेड कलर इसको। तो ये ऑरेंज नहीं है, यानी जो रेड कलर की डिटर्मिनेशन हमने इसके साथ एप्पल के साथ लगाई वो दरअसल उसकी एग्जिस्टेंस को दूसरों से डिफाइन कर, हमने कहा कि ये डिफाइन कर ऑरेंज रहा है, नहीं है। दूसरे जी फ्रूट से उसको जो है वो अलग कर रहा है कि ये सेब है, ये ऑरेंज नहीं हो सकता, मैंगो नहीं हो सकता, कुछ और नहीं हो सकता। जब तक वो बीज था वो डिटरमिन नहीं था कि वो किस फल का बीज है। जी बिल्कुल। तो अब ठीक हमारे है। पास जो एप्पल आ गया वो उसका जो प्रोडक्ट आ गया बीज का भी हमारे पास, तो दरअसल वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करे बाकी फ्रूट्स के साथ। ठीक है, ये आप समझ लें कि निगेशन का पहला प्रोसेस है। जो दूसरी निगेशन इसके अंदर ये होती है कि इन इटसेल्फ सेब के अंदर जो है ना वही प्रोसेस, यानी देखिए ना जो एक सेब है उसके अंदर देखें जो बीज है वो सेब के अंदर मौजूद है ना मौजूद। तो दरअसल हाँ, वो जो देखे ना, जैसे आप इसके अंदर हम एक और उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हेगल की में कि वो कहता है कि यूनिवर्सल, पार्टिकुलर और इंडिविजुअल। तो बीज जो है, ठीक है, एप्पल का बीज वो यूनिवर्सल है। ठीक है, अब पार्टिकुलर हमारे पास जो है वो एक सेब आ गया। अब पार्टिकुलर से मुराद है कि हमारे पास 100 सेब है, उनमें से हमने कोई एक सेब ले लिया। और नहीं, पार्टिकुलर यानी सेब एज अ होल कॉन्सेप्ट आप ले लें कि पर्टिकुलर जो है as a- कैटेगरी है, और इंडिविजुअल जो है वो उसके फर्द जो भी होंगे वो एक से हाँ, जो है वो। यानी पार्टिकुलर जो है वो उस बीज से निकलने वाले मुतअद्दिद सेब है, यानी एक कॉन्सेप्ट है एप्पल का। लेकिन जो इंडिविजुअल ओके, है वो ये है कि जो मेरे हाथ में एक सेब है, कि जो एक मैं अपने हाथ में पकड़ के कहूंगा कि ये एक सेब है मेरे हाथ के अंदर, तो वो एक एग्जैक्टली। इंडिविजुअल है, सिंगुलर है। तो ठीक है, अब्दुल्ला भाई, अब हैगल क्या बात करते हैं भाई। यहाँ से बस मुझे एक सवाल पूछना था कि सेब का बीज, तो सेब का बीज ही कहलाएगा ना, तो वो यूनिवर्सल कैसे होगा? वो भी तो पर्टिकुलर में चला मैं जाएगा। मैं वो भी आपको बात वही बताने लगा था कि जो हमने कहा ना कि जो इंडिविजुअल सेब है, ठीक है, दरअसल उसकी इंडिविजुअल सेब के अंदर दरअसल यूनिवर्सल नोशन मौजूद है कि जिस यूनिवर्सल बीज के अंदर से वो एक सेब उगा, ठीक है, वो इन इटसेल्फ जो है वो आपकी जो इंडिविजुअल है उसके अंदर मौजूद है, यानी निगेशन ऑफ द निगेशन है। असल मेरी में जो बात समझ अकरमा जिस वे में पूछ रहे थे वो था कि वो पर्टिकुलर है, वो जो सेब का बीज है वो आम का बीज नहीं हो सकता किसी और का। लेकिन मेरे ख्याल में वो असल में अकरमा जो अब्दुल्ला यहाँ पे मिसाल दे रहे हैं उसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो बीज है उससे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं किस फल का बीज है। वो सिंपली हमारे पास बिल्कुल छोटा सा है, और वो डिफाइन होता है बाद में आके जब वो किसी फ्रूट में चेंज होता है। जी जी बिल्कुल ऐसा, यानी इनमें बिल्कुल ये हमने हाँ, बिल्कुल सही बात वो की। प्रैक्टिकली हम एज्यूम इस तरह से कर रहे हैं कि बीज को हम जब हम जो बोते हैं उस वक्त हम डिटरमिन नहीं कर रहे कि वो कौन सा फल बनेगा, वो बाद में जी होकर डिटरमिन।
अच्छा ठीक बाकी ठीक ठीक निगेशन ऑफ ठीक। निगेशन का पता लगा कि दरअसल जिस एक यूनिवर्सल बीज के अंदर से एक इंडिविजुअल सेब हम तक पहुंचा, दरअसल उस इंडिविजुअल सेब के अंदर खुद यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मौजूद है जो कि बीज है, यानी उस सेब खुद जो है वो निगेशन ऑफ द निगेशन का फैक्टर है। यानी वो सेब जो इंडिविजुअल सेब है उसके अंदर उस यूनिवर्सल पावर मौजूद है, यानी जो इंडिविजुअल है वो इन दोनों की वहादत होगी ना। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, इंडिविजुअल में बीज भी आ गया और ओवरऑल उस वो सेब की कैटेगरी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी एक वहादत बन गई, यूनिवर्सल और यानी पर्टिकुलर की जो बात जिस बीज से खुद ये सेब निकला था वो खुद इस काबिल है कि मजीद सेबों को तरतीब दे सके। यानी जैसे मैग्नेट है, हम एक मैग्नेट बना लेते हैं, तो जो मैग्नेट है उसके ऊपर एक प्लस पोल है, एक माइनस पोल है, ठीक है। अब ये जो प्लस और माइनस पोल है, दरअसल ये निगेशन ऑफ द निगेशन का पैकर है कि दरअसल हमने कहा ना कि सेब है, हमने उसको रेड के साथ एसोसिएट कर दिया और एक इंडिविजुअल भी है, तो दरअसल जो वो उसकी निगेशन है ना जो हमने की रेड की, वो उसको डिफाइन कर रही है, ठीक है। यानी जो उसकी नोशन है उसको डिफाइन कर रही है, जैसे प्लस और माइनस टू पोल है, यूनिटी ऑफ अपोजिट है। यानी जी प्लस जो है वो ये तो माइनस को सही है निगेट आपकी कर बात। रहा है, इस माइनस चीज का जो है वो अप्लाई तो प्लस। हम सारी चीजों पे कर सकते हैं। बिल्कुल हर चीज पे, यानी ये जो निगेशन ऑफ द निगेशन है, बीइंग नॉन बीइंग का कॉन्सेप्ट है, ये तमाम चीजों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज जिस चीज के लिए मैंने सेशन स्टार्ट किया था कि मेथड के, उसका हमने बात ही नहीं की कि मेथड क्या है, क्योंकि आप समझ लें कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जो हमने ये ऊपर देखे, ये जितने भी ये फॉर्मूलाज हैं, दरअसल ये डिस्क्रिप्शन है उसके मेथड की, ये इन इटसेल्फ उसका मेथड नहीं है। ये जितने भी अब्दुल भाई अगर हम फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि जो भी कोई मेथड आप कहते हैं ना कि कोई मेथड है, हमेशा मेथड से जो हम मुश्किल करते हैं ना फॉर्मूलाज, वो फॉर्मूलाज इन इटसेल्फ मेथड नहीं होता, वो मेथड से मुश्किल हुए होते हैं। कि जैसे मैथ इन इटसेल्फ जो है वो कुछ और है, लेकिन जब मैथ को हम मुख्तलिफ जैसे फिजिक्स है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे या उसके जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मेथड में तब्दील हो जाएंगे, वो डिफरेंट है। यानी मेथड और फार्मूला में लोग ये नहीं समझ पाते, लोग हैगल का जो पूरा सिस्टम है उसको बीइंग नॉन बीइंग और बिकमिंग के साथ ही रिलेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दरअसल जो बीइंग नॉन बीइंग बिकमिंग है वो खुद जो है वो मेथड की डिस्क्रिप्शन है। और जो अच्छा एक हेगेलियन है उसके लिए लाजमी है कि वो जो हैगल का मेथड है उसको पक्के तरीके से पढ़े, उसको देखें, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे तो मुझे ये आपकी जो बीच वाली मिसाल थी उससे नेगेशन की समझ में तो आ गया कि उसकी डेफिनेशन क्या है। नेगेशन का प्रोसेस शुरू ही तब होगा जब हम उसको एसोसिएट करेंगे किसी क्वालिटी के साथ, तो हम बाकी तमाम क्वालिटीज की नफी कर देंगे कि वो चीज वो नहीं है। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब जब हमने बीज की ऐसे बात की थी हसनैन भाई ने, जब हम बीज बो रहे थे तो हमने उसके साथ कोई प्रॉपर्टी एसोसिएट नहीं की थी, तो नेगेशन वहां पे शुरू नहीं हुई थी। ऐसा ही है। नहीं देखिए उससे इसीलिए वो फिर तो उगा ही यूनिवर्सल है, नहीं ना, पर्टिकुलर नहीं है। वो उगा ही नहीं ना इसीलिए उसमें वो फिर। यूनिवर्सल कहलाएगा ना। जी देखिए, अभी देखिए बीज जो है ना वो इमीडिएट है ना, यानी इमीडिएट का मतलब समझते हैं कि वो इसका मतलब ये है कि वो मीडिएटेड नहीं है। मीडिएटेड का क्या मतलब है कि उसके अंदर कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। आपकी बात जी बिल्कुल अभी ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा ना मजीद डीपली समझें कि वो इमीडिएट है। बीज जो है वो उसके अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन उसने अभी अपने आप को एक्चुअलाइज करना है। तो जब वो हाँ अपने आप को एक्चुअलाइज करेगा, दरअसल जो अपने एक्चुअलाइज करने के लिए जब वो पहली अपनी निगेशन करेगा ना, पहला फूल जब उस बीज से निकलेगा, वो दरअसल उसकी वो भी उसकी निगेशन ही है, ठीक है। लेकिन निगेशन ऑफ द निगेशन क्या होगी कि जो उसका फल जो वो फुल फुल एक्चुअलाइज हो जाएगी ना, वो जो यूनिवर्सल है, यानी जिसको मैंने अभी बीज कहा है, जब वो फुल्ली एक्चुअलाइज हो जाएगी और उसके जो एक्चुअलाइजेशन का पूरा प्रोसेस मेरे हाथ में मौजूद है सेब की शक्ल में, तो वो उस सेब के अंदर इन इटसेल्फ वो पिछले तमाम प्रोसेसेस मौजूद हैं। कि जब बीज के अंदर से पहली जड़ निकली, यानी जब पहली जड़ निकली उसके बाद वो बीज निगेट हो गया, लेकिन वो बीज जो निगेशन हुई उसके अंदर वो एप्पल में वो बीज मौजूद है, ठीक है। उसकी उसने जो न्यूट्रिशंस ली जमीन के अंदर से, वो भी वो निगेशन होगी जब उसने पहली, यानी देखिए ना, एक वक्त बीज एक टाइम पीरियड की उसने न्यूट्रिशन ली होगी, ठीक है। तो यानी इमेजिन करें कि अगर बीज मैं में ये जब समझ बीज जब अपने से अदर में गया तो वो हेयर है, उसने 2 वॉल्यूम्स लिए न्यूट्रिशन के,
लेकिन उसी पल वो हेयर नॉट में तब्दील हो गया। जिस पर उसकी नेगेशन शुरू हो रही है। जी, यानी एक टाइम का प्रोसेस है ना कि अभी मैं जिस वक़्त बोल रहा हूँ, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ अगले पल में नहीं हूँ यानी। ठीक है, यानी उसके अंदर वो प्रोसेस भी मौजूद है कि जो न्यूट्रिशन एप्पल को उगाने के लिए इस्तेमाल हुई, वो भी उसके अंदर मौजूद है, वो तमाम चीज़ें। ठीक है, तो ये उसका प्रोसेस है। अब बातें बहुत ज़्यादा फैल गई हैं और असल बात ये है कि मैंने जो ज़हन में रखा हुआ था ना कि जिस तरीके से हम लेके चलेंगे, वो बातों से बातें निकलती रही और लेकिन उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी। ऑफ कोर्स एट लीस्ट डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके आपस में रिलेशन क्या है, आल दो अभी भी मैं अगर इस चीज़ का एतराफ़ करूं कि फुली पिक्चर्स आपस में फुली इंटरकनेक्ट नहीं हुई, लेकिन द थिंग इज के जब हम एक बार इसे रिवाइज करेंगे इस वीडियो को रिकॉर्डिंग के बाद जब जाएगी और हम दोबारा देखेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हमें बिग पिक्चर में कोरिलेट करती हुई नजर आएंगी, कंप्रीहेंड हो जाएंगी।